हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम परिवार में। टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स, आप चाहे किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे सी टेट हो गया, एस टेट हो गया, बी टेट हो गया, एस टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया बच्चे, या जे टेट हो गया, किसी भी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और उस एग्जाम के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट की पेडागोजी बच्चे आपसे पूछी जाने वाली है, तो बिल्कुल सही स्थान पे आप आए हो। आज इस सेशन के अंदर में टीचिंग एग्जाम्स के अंदर साइंस विषय की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, जो भी सब्जेक्ट उसके अंतर्गत आते हैं, उसकी पेडागोजी से रेलिवेंट जितने कंसेप्ट आपके सिलेबस में होते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स इस एक ही कक्षा के अंदर बच्चे मैं आपको कवर करवाऊंगा। एमसीक्यू के लिए एक अलग से सेशन आप सभी के लिए अरेंज किया जाएगा। तो पहले आप सभी बच्चे कंसंट्रेट करेंगे अपने उन कंसेप्ट के ऊपर। सीक्वेंस में मैंने टॉपिक्स के नाम लिखे हैं आप सभी के लिए और प्रत्येक टॉपिक को बच्चे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यानी कि पेडागोजी आपको साइंस सब्जेक्ट की एक बार इस सेशन के अंदर पढ़ने के बाद में फिर किसी दूसरी जगह से बच्चे आपको टॉपिक वाइज या किसी कोर्स को परचेज करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे सीक्वेंस में मैं आपके अब यहाँ पर शुरू करूंगा। साइंस पेडागोजी के अंतर्गत बच्चे अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा और प्रत्येक टॉपिक के अंतर्गत जितने भी सब टॉपिक्स या कंसेप्ट आपके बनते हैं वो आपको समझाए जाएंगे। बट मैं आप सभी से भी इतनी एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप कंसेप्ट पढ़ते टाइम इस चीज को अपने माइंड के अंदर ना रखें कि सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एमसीक्यू कैसे बनते हैं। देखिए, वैसे अगर आप अवेयर हैं, आप अपने सिलेबस को लेकर थोड़े से भी अवेयर हैं, तो सर मार्केट के अंदर सिर्फ एक किताब आपको लेकर के आनी होती है। 2 मिनट के अंदर आपको ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। लेकिन पता लगने के बाद भी सर आप लोग क्या कर लेते हो, 3 दिन के बाद आप स्वयं भूल जाते हो कि आपने क्या देखना था और क्या देखा था, उसका आउटपुट क्या आया है। तो बच्चे अभी हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट के बीच में ये डाउट आपको नहीं आना चाहिए मस्तिष्क के अंदर कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर आपको ये सस्पेंस नहीं होना चाहिए कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या था। दोनों चीजों को सेपरेट रखेंगे। आज के सेशन के द्वारा सारे के सारे कंसेप्ट हमारे द्वारा क्लियर कर लिए जाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। साइंस पेडागोजी के अंतर्गत बच्चे जो पहला टॉपिक आप सभी के लिए रहने वाला है, जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, वो होगा नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की प्रकृति और उसकी संरचना। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपके मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर कर देता हूं बच्चे। देखिए, पेडागोजी है क्या। अधिकतर बच्चे पेडागोजी और टीचरों को ढूंढते रहते हैं और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किताबें खोजते रहते हैं, लेकिन फाइनली जाकर के जब किताब का लास्ट पेज होता है तो मस्तिष्क में फिर भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि पेडागोजी हमें समझ में आई भी कि नहीं। रीजन क्या है कि आपने पेडागोजी का जो मेन प्रिंसिपल उसको समझा ही नहीं। देखिए बच्चे, आप अगर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो जॉब करने के लिए, आप किसी कंपनी में अगर काम करने के लिए जाते हो, तो उस कंपनी के कई अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है जो मार्केटिंग का काम संभालता है, एक डिपार्टमेंट होता है जो अकाउंट का काम संभालता है, और कोई डिपार्टमेंट बच्चे ऐसा भी होगा जो नई भर्तियां करवाएगा, नए जिनको सिलेक्ट करना कंपनी के अंदर उनके लिए होता है। लेकिन बच्चे, क्या हर डिपार्टमेंट के अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो एक ही माइंडसेट से काम करते हैं? जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो कर्मचारी उस कंपनी में काम करेंगे सर, उनका माइंडसेट और उनके एथिक्स काम करने की स्किल जो होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी सर। उनको वैसी ही बुक्स, वैसा ही सिलेबस, वैसा ही प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार किया जाता है अगर सेलिंग डिपार्टमेंट में कोई है। अगर अकाउंट सेक्शन में कोई व्यक्ति है तो उसके एक अलग प्रकार का माइंडसेट कंपनी के द्वारा जब स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, तैयार किया जाता है। वैसे ही हमारा एजुकेशन जो सेक्टर है बच्चे, इस एजुकेशन सेक्टर के अंतर्गत भी कई डिपार्टमेंट आते हैं। एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर हमें केवल और केवल इस एजुकेशन सेक्टर के लिए किताबें लिखनी होती हैं। तो किताबें लिखने के लिए जो स्किल हमें चाहिए उसकी ट्रेनिंग अलग प्रकार की होती है। एक दूसरा सेक्टर ऐसा आता है सर जिसको केवल और केवल कुछ शिक्षा के ऊपर नीतियां बनानी होती हैं। कुछ व्यक्ति स्पेशल इसी काम के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखे। स्कूल के अंदर भी एक संस्था होती है नीतियां बनाने के लिए, शिक्षा के लिए। तो उन लोगों का माइंडसेट अलग होता है, उनको वैसी ही चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। एक तीसरा और हमारा जो सेक्टर है,
हमें है सर बच्चों को पढ़ाना, यानी जितना कंटेंट, जितना किताबों के अंदर तैयार हुआ, जो आर्टिकल्स हैं, जो नीतियां हैं, वो सारी के दायरे में रह करके हमें बच्चों को शिक्षित करना, हमें बच्चों को पढ़ाना है। अब पढ़ाने के लिए हमारा माइंडसेट सर उन बाकी के दोनों से अलग होना चाहिए। उन बाकी के दोनों से हमारा माइंडसेट अलग कैसे होगा सर? जब हमें कोई सिखाएगा कि माइंडसेट डेवलप कैसा करना है, तभी तो हम टीचर बन पाएंगे। तो जस्ट यही पॉइंट आप पिक कर लीजिए बच्चे कि आपका माइंडसेट बच्चों को सिखाने के लिए कैसे तैयार किया जाए, इसलिए आपको पेडागोजी पढ़नी होती है। इसीलिए बच्चे आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ आर्टिकल्स, कुछ कंसेप्ट पढ़ने होते हैं, उसी को पेडागोजी कहते हैं। हर बच्चा ये जानता होगा कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूमती है, अपने एक्सिस पे भी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। कोई एस्पिरेंट ऐसा नहीं होगा जिसको ये बात नहीं पता होगा। और बच्चों को सिखाने का तरीका क्या है? अब बच्चों को सिखाने का तरीका सर हमने बच्चों को बता दिया, हाँ बच्चे पृथ्वी गोल होती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, अपने एक्सिस पे भी घूमती है। ये तो सर किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है। इस बात को आप कैसे इफेक्टिव तरीके से बच्चे तक डिलीवर कर सकते हो कि बच्चा बिना एफर्ट के उसको याद कर ले? यही जो डिलीवरी मेथड्स हैं बच्चे, ये आपको पेडागोजी के अंदर सिखाए जाएंगे। इसके अलावा बच्चे को आप कैसे अपने पार्टिकुलर इस कार्यक्रम के अंदर, इस कक्षा के अंदर इंगेज रख सकते हो? बच्चा बिना घर पे जाकर के मेमोराइज किए कैसे उन कंसेप्ट को कंप्लीटली अपने ब्रेन के अंदर सेट कर सकता है? तो सर ये सारे मेथड्स, इन सारी चीज़ों का नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, इन्हीं को सीखने और सिखाने के लिए जो स्किल्स हमारे शिक्षा के अंदर, शिक्षकों के अंदर जो स्किल्स डेवलप करनी होती हैं, तो पेडागोजी आपको सिखाई जाती, पढ़ाई जाती है। आपको पता होगा तभी आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर वो चीज़ें कंट्रीब्यूट कर पाओगे जिसके लिए गवर्नमेंट ने आपको अपॉइंट करना है अभी आपके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ पेडागोजी जो सब्जेक्ट का नाम है उसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। लिखने वाली चीज़ें सारी की सारी, ये जो आपके सामने प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। संसारम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चैनल होगा, चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये पूरी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी आपको। ओके सर, बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। मैंने कहा लगभग 8 से 10 टॉपिक बच्चे हमारे होंगे जिसके अंदर साइंस पेडागोजी आप पढ़ोगे। इन्हीं 8 से 10 टॉपिक्स के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब को मैंने इस प्रकार से आपके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है, करिकुलम ऐसे तैयार किया कि सबकी पेडागोजी आपकी आ जाएगी सर, है ना। उन्हीं 8 से 10 टॉपिक्स में से ये पहला आप सभी के सामने लिखा हुआ है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति और विज्ञान की संरचना। प्यारे बच्चों, संरचना से मतलब क्या समझेंगे आप? संरचना का मतलब इतना सा है कि सर आप जिसको सब्जेक्ट बोलते हो ना, साइंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, दैट्स इट, वही आपकी स्ट्रक्चर बोली जाती है। नेचर का मतलब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उनके अंदर जो नॉलेज आपने आज तक ली है, वो नॉलेज प्राप्त करने का तरीका क्या रहा है सर, कौन कौन से सोर्स से हमने नॉलेज प्राप्त करी है, ये आपका नेचर बोला जाता है। हम सीक्वेंस पे पढ़ेंगे इनको। एक बार कंसेप्ट जैसे कंप्लीट होंगे फिर एमसीक्यू लगाने में आपको मजा आएगा सर। एक पेडागोजी वो भी होती है जिसके अंदर अलग अलग, कांट हो गया, बहुत पुराने दर्शन शास्त्रियों के नाम भी आएंगे, है ना। वो पेडागोजी फिर सीडीपी, जिसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं, वो अलग होती है। वो सब्जेक्ट से रेलिवेंट नहीं होती, वो ओवरऑल होती है। ये सब्जेक्ट से रेलिवेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उनका जिक्र नहीं आएगा, यहाँ पर तो हमारे सब्जेक्ट का ही जिक्र बार बार बच्चे आता रहेगा, उसी के ऊपर हम लोग फोकस भी करने वाले हैं। चलिए फिर करें शुरू अपने पहले टॉपिक को, पहले कंसेप्ट को, साइंस पेडागोजी के अंतर्गत नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। एक सेशन रहेगा बच्चे पूरा का पूरा, और इस सेशन के अंदर सारे टॉपिक्स आपके मैं ब्रेन के अंदर आज सेट कर दूंगा। फर्स्ट थिंग आप सभी के सामने, साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन। देखो भाई, दो शब्द यहां से आप हाईलाइट कर लेंगे बच्चे। एक शब्द मैंने हाईलाइट किया यहां पर, नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक विश्व, एक टर्म आप सभी को दिखाई दे रही होगी, और दूसरी टर्म है सर ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन। देखो भाई, नेचुरल और ऑब्जर्वेबल
दो टर्म है। नेचुरल का मतलब क्या है सर? प्राकृतिक का मतलब क्या? प्रकृति से संबंधित। और प्रकृति वो है जो आपको दिखाई दे रही है, यानी आपको जितनी भी चीजें, जितने भी मटेरियल्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, मुझे मेरे सामने रखा वाटर भी दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे सामने रखा एसीटोन भी दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे आसपास अल्कोहल भी दिखाई दे रही है, मुझे मेरे सामने मार्कर भी दिखाई दे रहा है, मुझे ये लैपटॉप भी दिखाई दे रहा है सर, मुझे लाइट भी दिखाई दे रही है। ये जितने भी ऑब्जर्वेबल चीजें हैं, इन ऑब्जर्वेबल से मतलब समझना आप कहोगे से फिर आपने छोड़ा क्या सर? ऐसा क्या जो दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाई? तो मुझे तुम्हारी आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, ना ही मुझे मेरी आत्मा दिखाई दे रही है, ना मैंने आज तक किसी की आत्मा को देखा है। जब नहीं देखा तो आज तक तुमने कभी साइंस में इसका चैप्टर भी नहीं पढ़ा होगा कि चलो अगला चैप्टर आ गया तुम्हारा आत्मा। पढ़ा है कभी आपने? नहीं पढ़ा ना, क्योंकि सर फिजिकल वर्ल्ड के अंदर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हमारा साइंस का हिस्सा भी नहीं है। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि विज्ञान आत्मा में विश्वास नहीं करती है। विज्ञान तो सर हर उस चीज में विश्वास करती है, बस विज्ञान का एक ही वाक्य है कि जिसके बारे में तुम बात करो मेरे सामने एक बार ला के रख दो उसको। मेरे सामने अगर वो चीज आती है, मैं एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगी, तो भाई मेरे दायरे में शामिल कर लिया जाएगा उसको। विज्ञान तो सर बहुत क्यूरियोसिटी वाली है इस मैटर पे कि भाई तुम जिसका भी जिक्र करो एक बार दिखाओ, तो दिखा हम पाए नहीं है, तो विज्ञान बोलते भाई देखो फिर मैं नहीं मान सकती। तो मेरे भाई विज्ञान का नेचर कैसा है? सबसे पहली बात है, विज्ञान के अंदर आप प्राकृतिक यानी अपने आसपास जिन चीजों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिन घटनाओं को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उनकी स्टडी करी जाती है। इट डील्स विद फैक्ट। फैक्ट पे बात करेंगे विज्ञान में। प्रिंसिपल्स, सिद्धांत होंगे सर, कुछ नियम होंगे, और ये नियम, फैक्ट, प्रिंसिपल, ये सारे के सारे कहाँ से निकले होंगे? किसी न किसी एक्सपेरिमेंट से, किसी न किसी ऑब्जर्वेशन से, या इन्फेरेंस, अनुमान से। ये इन्फेरेंस बहुत बड़ी चीज है विज्ञान के अंदर। आज जितने भी नियम हमारे बने हुए हैं, उन नियम का पहला स्टेप आपका इन्फेरेंस ही मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। अनुमान, इन्फ्रेंस यानी अनुमान। तो विज्ञान के अंदर जितने भी बातें आप पढ़ते हो सारी बच्चे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन या अनुमान पे आधारित है। और इन्हीं में से, इन्हीं शब्दों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। मैं जब एमसीक्यू वाली क्लास आपको करवाऊंगा तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी लेकिन जब कंसेप्ट पढ़ रहे हो तब आप एमसीक्यू का अपने ब्रेन के अंदर थॉट नहीं लेके आएंगे सर। अक्सर बच्चे आज ये गलती करते हैं कि जब एमसीक्यू पढ़ते हैं तो बोलते हैं कंसेप्ट तो कमजोर है सर, और जब ये कंसेप्ट पढ़ते हैं बोले एमसीक्यू कैसे बनेंगे। एक बार में एक चीज पे रुको, एक जगह पे रुकिए, दूसरी चीज अपने आप आपकी क्लियर होगी। साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एंड द नेचुरल लॉ दैट गवर्न आवर यूनिवर्स। विज्ञान के अंदर आप क्या पढ़ोगे? अपने आसपास के जितने भी कार्य आप कर रहे हो या आपके साथ हो रहे हैं, जैसे आपको रात में नींद आने लगती है, सुबह आलस्य आने लगता है, अलार्म बजने के बाद भी उठने का मन नहीं करता है, ये जितने भी आपके साथ में फिनोमिनन आपकी बॉडी के साथ हो रहे हैं या अपनी बॉडी के आसपास हो रहे हैं सर, ये सारे के सारे फिनोमिनन, सारी की सारी घटनाएं जो हैं आपकी, उनके बारे में आप साइंस के अंदर पढ़ते हो। और ये यूनिवर्स किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत, प्रिंसिपल है जिन पे यूनिवर्स काम करता है, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर भी चर्चा आप किसमें करोगे? साइंस के अंदर। ये नेचर पढ़ रहे हो आप, विज्ञान की प्रकृति। साइंस क्या है समझ लिया, अब आ जाओ इसकी प्रकृति। प्रकृति मतलब विज्ञान को सीखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड आप सभी के सामने है, साइंस इज एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है अनुभव पे आधारित, और ये क्वेश्चन आपका सीटेट के अंदर पिछले ही वर्ष आपका पूछा गया था। ये एम्पेरिकल, विज्ञान की प्रकृति के बारे में पूछा गया था, एम्पेरिकल ऑप्शन में दे रखा था, और एम्पेरिकल के साथ में और भी 2-3 टर्म दे रखी थी, वो भी पढ़ाऊंगा आपको सारे की सारी। लेकिन पहली चीज मैंने क्या कहा, साइंस इज एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब अनुभवात्मक, अनुभव पे आधारित है। अनुभव हो सके जिस चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर अनुभव ही नहीं होगा तो सर वो साइंस नहीं कहला सकती। आप कहोगे सर मुझे तो अनुभव हुआ था कि हमारे गांव के खेत में एक पेड़ पे एक भूत रहता था सर, एक आत्मा रहती थी, मुझे 2-3 बार अनुभव हो चुका। देखो वो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अनुभव था, अनुभव और वहम में अंतर होता है बच्चे। तो आपने जो परिभाषाएं अनुभव या वहम की डिसाइड कर रखी हैं, आप उनको दोनों को मिक्स मत करें। अनुभव का मतलब होता है हमारे सामने फिजिकली कोई चीज अवेलेबल हो और वो बार बार अवेलेबल हो और वो सबको अवेलेबल हो, किसी एक पर्सन के लिए हो, फिर वो अनुभव नहीं बोल सकते हम उस चीज को। ओके सर, तो एम्पेरिकल है, इसका मीनिंग क्या है एम्पेरिकल का? बेस्ड ऑन एविडेंस। देखो आ गई ना बात जो अभी आपको समझाई कि भाई ये एविडेंस पे बेस है। एविडेंस कहाँ से इकट्ठे होने चाहिए? एविडेंस किसी की बातों से नहीं,
ऑब्जर्वेशन से, मेजरमेंट से या एक्सपेरिमेंटेशन से वो एविडेंस होने चाहिए। यानी किसी चीज के ऊपर हम अपने परीक्षण करें, उसको देखें परखें, तब जो एविडेंस मिलते हैं उन एविडेंस की स्टडी हम विज्ञान में करते हैं। यही विज्ञान का नेचर है, प्रकृति है। सीधी सी बात है, साइंस मतलब एम्पेरिकल, और एम्पेरिकल नॉलेज यानी अनुभव कहाँ से प्राप्त हो? ऑब्जर्वेशन से प्राप्त होने चाहिए। इट इज नॉट बेस्ड ऑन मियर बिलीफ और अजप्शंस बट ऑन सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ये विज्ञान जो है सिर्फ और सिर्फ अजप्शंस यानी अनुमान पे केवल आधारित नहीं। अनुमान जरूरी है लेकिन केवल अनुमान पे आधारित नहीं है मेरे बच्चे। किस चीज पे है सर? व्यवस्थित डेटा इकट्ठा कीजिए और उसका विश्लेषण कीजिए। मतलब क्या होता है? देखो भाई, अनुमान नो डाउट सर, समझिए इस बात को, आप उलझना नहीं है यहाँ पे। नो डाउट सर, अनुमान जरूरी होता है। भाई कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है, सनलाइट में प्लांट ग्रोथ कर रहा है, तो सबसे पहले तो कोई वैज्ञानिक होगा, वो भी तो ये अनुमान ही लगाएगा कि मेरे भाई ये प्लांट मैंने छाया में लगाया था तो ग्रोथ नहीं किया, लेकिन इस प्लांट को मैंने धूप में लगा रखा तो ग्रोथ कर रहा है। तो सबसे पहला काम होगा अनुमान लगाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता हो? अनुमान तो लगा लिया सर, लेकिन फिर अनुमान के बाद में वो अनुमान आपका क्या करना है? उसका विश्लेषण करना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, और जो डाटा प्राप्त हुआ है उसको व्यवस्थित करना है एक सीक्वेंस में। ये साइंस है सर, केवल अनुमान नहीं, लेकिन अनुमान उसका एक हिस्सा होता है। ओके सर, आ जाइए उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य लक्षण। अभी मैंने कहा कि विज्ञान का सबसे बड़ा मीनिंग अगर हम निकालें एग्जैक्ट शब्द तो एम्पेरिकल होता है। अब एम्पेरिकल जैसे और भी बहुत सारे फिनोमिनन होते हैं और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो एक एक करके सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। अभी हम नेचर ऑफ साइंस ही पढ़ रहे हैं। मैंने दो बातें बोली थी, नेचर ऑफ साइंस पढ़ेंगे और उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ साइंस पढ़ेंगे बच्चे। नेचर ऑफ साइंस के अंदर हमने साइंस क्या उसको तो पढ़ लिया। अब कौन कौन से उसके अंतर्गत आपके मुख्य बातें आती हैं साइंस के नेचर के अंतर्गत, एक एक करके पढ़ेंगे। ये बात मैं आपको समझा भी चुका हूं जो अभी आपके सामने लिखी है कि साइंस क्या है? एम्पेरिकल है, अनुभव के ऊपर आधारित है। साइंस इज ग्राउंडेड इन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी विज्ञान ग्राउंडेड यानी किस चीज के ऊपर आधारित है भाई? विज्ञान आपकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर और एक्सपेरिमेंट के ऊपर, दोनों चीजों के ऊपर आधारित है। इट डिपेंड ऑन व्हाट कैन बी सीन, मेजर्ड एंड टेस्टेड। ये एक ही बात पे डिपेंड करती है। साइंस के अंदर उसी चीज का अध्ययन किया जाता है जिसको हम देख सकें, जिसको हम माप सकें या जिसको हम टेस्ट कर सकें। फॉर इंस्टेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज अ फैक्ट डिराइव्ड फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस एंड टेस्टिंग। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया मैंने आप सभी के सामने, जो मैंने बातें ऊपर बोली वो एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हम सभी एक फैक्ट जानते हैं, क्या फैक्ट जानते हैं कि सर पानी 100 डिग्री पे उबलता है, लेकिन सर ये फैक्ट जानते जरूर हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बात को एक्सपेरिमेंट करेगा तो 100 डिग्री ही मिलेगा। इसीलिए इसको हम साइंस में मानते हैं। मान लो कि हमने एक फैक्ट मान लिया, किसी ने बोल दिया, एक फैक्ट बोल दिया कि भाई अरे वो अपने पड़ोस में जो पीछे घर है ना, उस घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा रहता है, रोज रात के 12 बजे शमशान घाट में जाता है वो मिठाई लेकर के। एक फैक्ट है, 10 लोगों ने मान भी लिया। विज्ञान बोलेगी अच्छा जाता है तो आज हम भी देखेंगे, और अगर विज्ञान के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको देखा जाएगा और देखा गया कि अरे सब झूठ था, कुछ नहीं है, तो विज्ञान फैक्ट को नहीं मानेगी। मतलब वो फैक्ट तो है लेकिन फैक्ट एविडेंस भी होना चाहिए, टेस्टिंग कर सके, उसकी ऑब्जर्वेशन कर सके, तब हम उसको फैक्ट को मानेंगे। मतलब वो फैक्ट जो है बच्चे आपका डिराइव्ड होना चाहिए कहाँ से? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से और टेस्टिंग से। बाइलिंगुअल आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश से हिंदी में समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मुझे देखने वाले आप सभी इस भारतवर्ष से होंगे, और भारतवर्ष के बच्चों की जो मेंटेलिटी है मैं जानता हूं, उनको टर्म्स इंग्लिश में चाहिए लेकिन समझना हिंदी में ही है सर, क्योंकि मैं भी वैसा ही हूं। तो इसीलिए इसी तरीके से मैं आप सभी तक डिलीवर कर पा रहा हूं इन सारी की सारी चीजों को। तो पहली बात थी सर एम्पेरिकल है। दूसरी बात सिस्टमैटिक, विज्ञान का नेचर। पहला नेचर मैंने विज्ञान का क्या कहा आपको कि एम्पेरिकल। दूसरा नेचर क्या है बच्चे? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब आप वैज्ञानिक, कोई भी आप वैज्ञानिक डाटा, आज मैंने कहा कि वाटर जो है, जल जो है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है,
तो मेरे भाई ये कंक्लूजन जो आई है ना, ये ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आए, पानी को उबाला, 100 डिग्री पाया, हो गया काम। उस काम को करने के लिए पहली बार जब हमने पानी को उबाला होगा तो हमने प्रेशर की भी स्टडी करी होगी, हमने उसके आसपास जो एयर है, मॉइस्चर है, उन सारी चीज़ों की स्टडी करी होगी, जिस बर्तन में पानी रखा होगा उस बर्तन की भी स्टडी करी होगी, तब जा करके ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। और इसी एक्सपेरिमेंट को हमने बार बार करके देखा होगा, तब हमने ये परिणाम बताया होगा कि भाई पानी 100 डिग्री पे उबलता है भाई। ठीक है सर। तो मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से वैज्ञानिक कोई भी ज्ञान आप प्राप्त करते हो उसका एक सिस्टम होता है, तो सिस्टमेटिक है। ऐसा नहीं है कि आपने पानी को उबालना था, पहले आपने क्या किया, पहले आपने पानी, जिस बर्तन में पानी को रखना उस बर्तन को आपने आग पे रख दिया, उसको गर्म कर दिया पहले, और थोड़ी देर बाद पानी डाल दिया, हाँ ठीक है डाल दिया। फिर आपने देखा अरे रुको पहले बर्तन के बारे में स्टडी करते, पानी को उबलने दो। मतलब अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, सारी चीजें सीक्वेंस में। कैसे सीक्वेंस में, सिस्टमेटिक कैसे है देखिए। साइंस फॉलो ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड एंड मेथडोलॉजिकल अप्रोच नॉन एज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड मतलब साइंस के अंदर उसी ज्ञान को माना जाता है जो साइंटिफिक मेथड से प्राप्त किया गया हो। साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड मेथड। मतलब कोई भी ज्ञान विज्ञान के अंदर हम प्राप्त करते हैं तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक मेथड से होना चाहिए। कैसे, सबसे पहला उसमें क्या होगा, कोई भी घटना हमारे सामने हो रही है तो उसको हमने क्या करना है सर, ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है। जैसे प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो प्लांट को ग्रोथ करते हुए ऑब्जर्व करना है, ये पहला स्टेप है। जो मैंने कहा ना सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का मतलब पहला स्टेप आपको ये करना होता है। वैज्ञानिक कोई भी ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो आपको ये देखना होता है। दूसरा, फिर हाइपोथेसिस, आपने प्लांट को देखा कि सनलाइट में ग्रोथ कर रहा है। दूसरा क्या करना है सर, हमने एक कल्पना करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनलाइट ही जरूरी होती है प्लांट के ग्रोथ करने के लिए। कल्पना कर लिया आपने। हमेशा कोई भी साइंटिफिक ज्ञान प्राप्त करोगे ये दो चीजें होती हैं। तीसरा, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब आपने इतना तो अनुमान लगा लिया कि भाई सनलाइट जरूरी है, अब एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, एक प्लांट को छाया में लगाओ, एक को धूप में लगाओ और फिर एक्सपेरिमेंट करो। 10 दिन बाद देखना कि क्या तुमने जो कल्पना करी थी कि सनलाइट जरूरी है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या पता सर जो हमने छाया में रखा है प्लांट वो उससे भी ज्यादा ग्रोथ कर जाए। तो सर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे भी क्या क्या रिजल्ट आए हैं, और फिर उसके बाद में जितने भी रिजल्ट या कंक्लूजन आए हैं ना उसको कम्युनिकेट करोगे दूसरे व्यक्तियों के साथ में। उन परिणामों को सभी व्यक्तियों के साथ साझा करोगे ताकि अगर कोई सही गलत होने की गुंजाइश हो तो उस गुंजाइश को भी मिटाया जा सके। क्लियर है यहां तक? चलो, सिस्टमेटिक। दूसरी बात, अगले हमारा क्या नेचर होता है साइंस का, ये ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है। इस वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है सर कि साइंस के अंदर आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है ना उसको कोई भी वेरीफाई करेगा तो सबका आंसर सेम आएगा मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि तुम अपने घर पे गए, 2 प्लांट लेकर के गए, एक प्लांट को तुमने रख दिया छाया में, एक को धूप में, और तुमने देखा अरे सनलाइट में जो प्लांट रखा था वो ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, और तुम्हारे पड़ोसी ने भी यही काम किया, उसके घर पे छाया वाला ज्यादा ग्रोथ कर गया। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं, ये तो पर्सनलाइज हो जाएगा। पर्सनल नॉलेज इज नॉट अबाउट साइंस, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव। जो भी एक्सपेरिमेंट करे सबके परिणाम ऐसे ही आने चाहिए। तो मेरे भाई साइंस ऑब्जेक्टिव है, यही बातें लिखी हुई है। और ये लिखा हुआ है कि जैसे एग्जांपल के लिए 2 रिसर्च करने वाले व्यक्ति कोई रिसर्च कंडक्ट करे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, सेम रिजल्ट का, सेम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सेम आना चाहिए। इसी का मतलब है ऑब्जेक्टिव। फिर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टर्म का मीनिंग क्या है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि साइंस के अंदर जो भी आपने आज ज्ञान प्राप्त किया वो भविष्य में बदल सकता है। जे थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर बिखरे हुए हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने आकर के कहा भाई तुम गलत थे। कई साल के बाद आया, कुछ साल के बाद आकर के उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये तो सेल में चक्कर काट रहे हैं। फिर सबने बोला हाँ भाई तूने सही कहा। उसके बाद फिर एक और व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई सेल नहीं सब सेल भी हैं। फिर एक और व्यक्ति आया, एक और मॉडल आया, उसने कहा नहीं भाई सब सेल नहीं ऑर्बिटल भी तो हैं। तो प्रोग्रेसिव है सर, विज्ञान का ज्ञान प्रोग्रेसिव है। यही बातें आप सभी के सामने यहाँ पर लिखी देखने को मिलेंगी आपको। फिर है सर जो अपने साइंस है वो
उसकी अगला नेचर, अगली प्रकृति कैसी है? टेस्टेबल और फाल्सिफिएबल। फाल्सिफिएबल का मतलब अभी मैंने जो बात बताई ना पिछले वाली, उसी को दूसरे शब्दों में लिखा मैंने कि भाई टेस्ट करके पिछले वाला ज्ञान को अपन फाल्स प्रूफ कर सकते हैं, फाल्स प्रूफ कर सकते हैं, पिछले ज्ञान को झूठा साबित किया जा सकता है। जैसे रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के ज्ञान को झूठा साबित किया था, तो ऐसे विज्ञान के अंदर हो सकता है। आज हम उसको सही मानते हैं जहां तक हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं। भाई आपकी मम्मी आपको कहती है, आपके पापा आपको कहते हैं, बेटा तू नहीं जानता मेरे को, जब मैं तेरी उम्र में था ना तो गांव के सब व्यक्ति मेरे से डरते थे। तुम कहोगे अरे पापा सही कह रहे हो आप क्योंकि आपने इतना जाना है, आपको बताने वाले सिंगल पर्सन है। लेकिन अब तुम्हारे ही चाचा कहे है, तुम पूछा तेरे पापा से, मेरे से सब डरते थे, तेरे पापा तो कुछ बोलते भी नहीं थे मेरे सामने। तो फिर क्या होगा सर? पिछली बात फॉल्सिबल होगी, एक और व्यक्ति ने ऐसा ही बोल दिया। तो कहने के विज्ञान के अंदर क्या है सर, जब तक हम जितना जानते हैं, जितना एक्सपेरिमेंट कर पाए, हम उतना ही सही मानते हैं। लेकिन किसी और व्यक्ति ने आकर के उससे बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया तो मेरे भाई पिछली बात को झूठ साबित करके अगले वाली को सही मान लेंगे। ये मतलब है आपके सामने जो लिखा हुआ है। चलिए सर, ये पहली बात आपकी कंप्लीट होती है। क्या बात? नेचर ऑफ साइंस। अब है सर स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, विज्ञान की संरचना। क्या संरचना का मतलब? कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत आते हैं मेरे भाई? तो फिजिक्स आता है। फिजिक्स के अंतर्गत आप पदार्थ के बारे में पढ़ते हो, एनर्जी के बारे में पढ़ते हो, या जो फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह पढ़ते हो, वो आपका फिजिक्स है। ये स्ट्रक्चर के अंदर एक तो फिजिक्स आता है साइंस में। जैसे लाइट के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ोगे। इसके ऊपर मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, मुझे पता, आप जानते हो। दूसरा स्ट्रक्चर का हिस्सा कौन है? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। ये भी स्ट्रक्चर का ही तो हिस्सा है सर, केमिस्ट्री हो गया। तीसरा हिस्सा कौन सा होगा? बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आप जीवित प्राणियों के बारे में पढ़ोगे। जीवित प्राणियों के बारे में जैसे आपके प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस किस किस प्रकार से करते हैं उस चीज के विषय में पढ़ोगे, उस चीज के बारे में पढ़ोगे। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ोगे। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अर्थ साइंस का मतलब आप अर्थ को एक्सप्लोर करोगे, अर्थ के अंदर से वोल्केनो किस प्रकार से आपके पैदा होते हैं, भूकंप कैसे आता है, ये भी एक विज्ञान है। क्योंकि आप कहोगे सर विज्ञान कैसे सर, ये तो ज्योग्राफी है। देखो मेरे भाई, ज्योग्राफी आधी साइंस होती है, आधी आपका जनरल स्टडी, आधी आपका सोशल साइंस होती है। सोशल साइंस भी है ज्योग्राफी, और साइंस भी है, दोनों का हिस्सा होता है। दो पार्ट में ज्योग्राफी बटी होती है आपकी। चलिए, तो ये आपने पढ़ा। उसके बाद सोशल साइंस, मतलब ये साइंस ही है ये भी, तभी तो आपने सामाजिक विज्ञान लिखा है। मतलब साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही नहीं आता। सोशल साइंस भी साइंस ही है, विज्ञान है। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हम प्रॉपर साइंस को अलग पढ़ते हैं। हमारे एग्जाम से भी प्रॉपर साइंस अलग आती है, लेकिन सोशल साइंस वहाँ पर भी जब ह्यूमन सोसाइटी, मानव के व्यवहार, उनके आपस के व्यवहार, या साइकोलॉजी ह्यूमन की, सोशियोलॉजी, इन सारी चीज़ों का जब आप अध्ययन करते हो, मतलब ह्यूमन से रेलिवेंट जब इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हो, तो फिर क्या होता है सर, सामाजिक विज्ञान बोलते हो। तो ये भी विज्ञान के अंतर्गत है। चलिए, बट आप इतना समझेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, आप इतना समझेंगे। अब आ जाइए अगली चीज पे। पहली बात क्लियर हुई आपको, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ साइंस, दोनों बातें मैंने बता दी आपको। अब हम आते हैं सर साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रोसेस, विज्ञानात्मक विधियां और प्रक्रिया। मतलब ये है विज्ञान का जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मैंने पीछे ही बताया था ना आपको, वही चीज रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको एक एक शब्दों में लिखा था पीछे, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, है ना, उसके बाद एक्सपेरिमेंट। ये जो मैंने एक प्रोसीजर बताया था, सिस्टम में एक सिस्टमेटिक तरीके से ज्ञान प्राप्त करने का मैंने एक प्रोसेस बताया था, और वही चीज आपको सिखा रहा हूँ। साइंटिफिक मेथड, मतलब साइंटिफिक मेथड का मतलब है विज्ञान के अंतर्गत जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं मेरे भाई, उसको प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहला क्या होता है? ऑब्जर्वेशन करना। याद करिए, 2-3 स्लाइड पीछे मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम नोटिस करते हैं किसी घटना को, और अपने मन ही मन में क्वेश्चन उठाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, हमने प्लांट को ग्रोथ करते हुए देखा, फिर हमने अपने मन में ही क्वेश्चन राइज किया कि व्हाई डू प्लांट ग्रो बेटर इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में पौधे ज्यादा अच्छे से ग्रोथ क्यों करते हैं। दैट्स इट।
ये पहला स्टेप होता है। जो भी व्यक्ति विज्ञान सीखना चाहता है, ये ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन रेज करने वाला पहला स्टेप होना चाहिए, तभी हम आगे सीख पाते हैं। दूसरा होता है सर फिर हाइपोथेसिस, कल्पना करना मेरे भाई। कल्पना करने का मतलब है खुद से एक रीजन ढूंढना। अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने क्वेश्चन राइज किया था उसका रीजन ढूंढना, अपने आप से गैस करना कि प्लांट ग्रो बेटर इन सनलाइट बिकॉज सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो तुमने अपनी तरफ से कल्पना कर ली, हो सकता है कि भाई प्लांट को एनर्जी मिलती हो। ओके सर, इतना कर लिया आपने। तीसरी चीज फिर एक्सपेरिमेंट, फिर एक्सपेरिमेंट करो कि तुमने जो सोचा वो सही है कि नहीं। हाइपोथेसिस को आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके देखो। कैसे प्रूफ करोगे आप? ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, किसी भी टेस्ट, कोई भी टेस्ट करते हो तो जितने वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखो और ध्यान रख करके सनलाइट के अंदर प्लांट को रखो, एक को बिना सनलाइट के रखो और ये देखो कि जो तुमने अनुमान लगाया वो सही है कि नहीं। ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। फिर अगला क्या स्टेप होता है? एनालाइज करो, बता चुका हूं पहले ही आपको। फिर कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट का मतलब बाकी के व्यक्तियों तक पहुंचा दो। ओके सर, ये पहला कंसेप्ट तुम्हारा कंप्लीट होता है। पहला कंसेप्ट तुम्हारा कंप्लीट होता है। कंसेप्ट का नाम मैंने क्या कहा था? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति और संरचना। अब दूसरा कंसेप्ट शुरू होता है। सर मैंने 8 से 10 कंसेप्ट आपको बताए थे, यही आप सभी का सिलेबस होता है जहां से क्वेश्चन राइज होते हैं। तो आपने, और उम्मीद करता हूं कि जो शब्द आपने सुने हैं मेरे द्वारा अभी आपके ब्रेन, मस्तिष्क के अंदर बैठे होंगे, तो यार मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ब्रेन के अंदर सेट हो गए होंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपके मस्तिष्क के अंदर ये सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली सेट हो गई होंगी। सर आ जाइए, दूसरी विधि पे आते हैं भाई। पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग साइंस। विज्ञान पढ़ाने के लिए जो पेडागोजिकल मतलब हमारी स्किल से रेलिवेंट इम्प्लीकेशंस, यानी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अर्थ है विज्ञान पढ़ाने के लिए, जो प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने होते हैं, वो विज्ञान को बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाने के लिए। यार सारी चीज़ों को छोड़ो, एक बात का अनुमान लगा लो कि विज्ञान सिखाने के तरीके के बेटर तरीके क्या क्या हो सकते हैं, बेस्ट मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, वो आप अब पढ़ोगे। ये दूसरा कंसेप्ट है हमारा। पहला है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, पूछताछ आधारित शिक्षण। यानी बच्चों को एक पहला तरीका है विज्ञान सिखाने का, बच्चों को उत्साहित करो। किसके लिए? कि क्वेश्चंस पूछें, एक्सप्लोर करें चीजों को। एक्सप्लोर करने का मतलब खोजबीन करने के लिए उत्साहित करो। सबसे पहला क्या, बच्चों के साथ में आप इतना कंफर्टेबल पहले फील करो कि बच्चे आपसे क्या करें सर, बच्चे क्वेश्चंस पूछने के लिए कंफर्टेबल हो, और दूसरी बात एक्सप्लोर करने के लिए जाएं, यानी खुद से खोजबीन करने की कोशिश करें। आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चे खुद से खोजबीन करने की कोशिश करें। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके आंसर खुद से निकालने की कोशिश करें। इन सारे काम के लिए आपने केवल क्या करना है बच्चे? आपने केवल एनकरेज करना है बच्चों को। दिस अप्रोच एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इससे क्या होगा? इससे बच्चे केवल रटेंगे ही नहीं, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या अपनी समस्या, जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उस एक्सपेरिमेंट से रेलिवेंट जितनी समस्याएं हैं उनको सुलझाने की खुद की स्किल बच्चों में डेवलप होंगी। भाई आपने लेसन पढ़ा दिया, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में जो बच्चों को बताई, आपने लेसन पढ़ा दिया, बच्चे शाम को अगले दिन आए और रट के आगे। जिस बच्चे ने आपके सामने रटा हुआ अपना अच्छा प्रेजेंटेशन दे दिया, क्या बात है, बहुत अच्छा विद्यार्थी मानोगे। लेकिन सर जिस दिन वो बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा और जहां उसको जॉब करने के लिए स्किल की आवश्यकता होगी, तो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप ही नहीं होगी। जहां इंटरव्यू देने जाएगा सर वहां पे कम पाएगा और फिर से घर पे सर। तो पहले ही बच्चे को एनकरेज करो, उत्साहित करो इन सारी चीजों के लिए, ताकि स्कूल के टाइम पे ही ये सारे के सारी उसके अंदर एबिलिटी आ सके। दूसरी बात है बच्चे, ये तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ऐसे होता है, मतलब बच्चों को आप एनकरेज करो, इंक्वायर करें हर चीज के ऊपर, हर चीज पे सवाल उठाएं। दूसरा एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि भाई जो आप पढ़ा रहे हो ना, उस एक्टिविटी के अंदर बच्चों को शामिल करो। आप अगर विज्ञान में फ्लेमिंग का नियम पढ़ा रहे हो तो एक बच्चे को मोटर बना दो, एक को इलेक्ट्रिसिटी बना दो, एक को मैग्नेटिक फील्ड बना दो। मतलब उनको इमेजिन करवाओ कि यार हाँ तुम लोगों के साथ ही हो रहा है जो भी हो रहा है।
ये दूसरा तरीका होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग, यानी बच्चों को एंगेज करो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तीसरा होता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है बच्चे कि बच्चों को रियल लाइफ के एप्लीकेशन से जोड़ के पढ़ाइए, बच्चों को है ना रियल लाइफ के एग्जांपल्स दीजिए, ताकि उनके कंसेप्ट सिर्फ मेमोराइज ना करें बच्चे, कंसेप्ट को समझें, उनके मस्तिष्क के अंदर कंसेप्चुअल नॉलेज आए, ना कि सिर्फ रट्टे मार के बच्चे आपके पास आए। अगला मेथड है कि सर प्रौद्योगिकी का उपयोग है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए। टेक्नोलॉजी के उपयोग का मतलब है बच्चों को आप साइमुलेशंस, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली मॉडल्स दिखाइए। पवन चक्की कैसी होती है, तो पवन चक्की का एक मॉड्यूल लेकर के आइए, ओरिजिनल वाला नहीं लाना है सर, छोटा मोटा जैसा भी आप लास्ट के मॉड्यूल ला करके दिखाइए, वीडियो दिखाइए उसकी चलती हुई, ऑनलाइन रिसोर्स से जो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो किसी बहुत जटिल चीज़ों को, वो भी एक्सप्लेन कीजिए। ओके सर, तो ये हो गया आपका दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या था मेरे भाई? दूसरे कंसेप्ट में आपने देखा पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ टीचिंग साइंस। विज्ञान को सिखाने के लिए क्या निहितार्थ हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक क्या तरीके हैं, सीधी सी बात है। तो पहला आपने सीखा सर नेचर एंड स्ट्रक्चर, फिर आपने सीखा मेथड्स के बच्चों को कैसे सिखाया जा सके। अब तीसरा कंसेप्ट आपका जो आपके टीचिंग एग्जाम्स के अंतर्गत आता है बच्चे, उसको हमारे द्वारा समझा जाएगा। तीसरे कंसेप्ट को आप लोग बोलेंगे नेचुरल साइंस एम एंड ऑब्जेक्टिव। जो आपकी प्राकृतिक विज्ञान है उसके उद्देश्य या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये दोनों चीज़ों को पढ़ाऊंगा आपको अभी मैं। ये पूरा एक ही कंसेप्ट का नाम है और ये दोनों की दोनों चीज़ें आप सभी को क्लियर कराऊंगा। बिल्कुल जैसी टर्मिनोलॉजी बच्चे मैं बता रहा हूँ वैसे भी आप कंसेप्ट कर लोगे तो सर ये टेट एग्जाम आप कोई भी दे रहे हो, पेडागोजी के अंदर आप नहीं फंसने वाले हो। मतलब मैं आपको थिंकिंग पैटर्न सिखा दूंगा, उसके बाद जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रोथ करोगे। मतलब टीचर की तरफ से आपको जो प्राप्त होना चाहिए ना, वो सारी की सारी बातें इस एक सेशन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टीचर की तरफ से जितना आपको मिलना चाहिए वो सारी बातें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट उसके बाद में आपका मानसिक तौर पे कितना ग्रोथ होगा, एग्जाम में कितना बेनिफिट होगा, वो डिपेंड करेगा इन सारी चीज़ों को आप कितना इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। उस इम्प्लीमेंट में मैं भी एक सेशन के अंदर हेल्प करूंगा आप सभी की। तो आइए जानते हैं नेचुरल साइंस, उसके एम और ऑब्जेक्टिव। नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान, मतलब विज्ञान ही समझना। कभी आप बोलो सर नेचुरल साइंस कहाँ से आ गई? नेचुरल साइंस मतलब साइंस के लिए ही एक टर्म यूज कर रहा हूँ मैं, विज्ञान के लिए ही है। अब एग्जाम के अंदर नेचुरल साइंस लिख देता है, अब साइंस तो सारी नेचुरल होती है मेरे भाई, कौन सी अननेचुरल होती है? द एम ऑफ टीचिंग नेचुरल साइंस इन स्कूल इज टू हेल्प स्टूडेंट। अब आप कहोगे सर प्राकृतिक विज्ञान या विज्ञान, मान लीजिए विज्ञान बच्चों को सिखाने का क्या उद्देश्य है? सर ये हम क्यों पढ़े, हम तो पेडागोजी पढ़ रहे थे। मेरे भाई आप जो बच्चों को सिखाओगे, कल को आप साइंस के टीचर बन रहे हो, आप साइंस सिखाओगे, वो साइंस सिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है वो आपको ही नहीं पता तो सिखाओगे क्या? आप रट्टे मरवा के उनको पास करोगे फिर? इसलिए आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। द एम ऑफ टीचिंग नेचुरल साइंस इन स्कूल इज टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप ए साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल वर्ल्ड अराउंड देम। भाई प्राकृतिक विज्ञान बच्चों को सिखाने का उद्देश्य क्या है, या साइंस पढ़ाने का उद्देश्य क्या है सर? एम क्या है? एम ये है सर अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया को समझना, उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब उनके आसपास जो भी फिनोमिनन हो रहा है कि उसकी तहकीकात करें बच्चे, एक्सपेरिमेंट करें, और उनकी जो बुनियादी जो आधारभूत वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं ना, उनका ज्ञान प्रदान करना। आप कहोगे सर बुनियादी आधारभूत अवधारणाएं मतलब क्या? मतलब ये है कि भाई किसी ने, अब आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो, आपके दोस्त के पास बैठे हो, आपके दोस्त ने कहा भाई सुन आज तो यार पता नहीं आसमान के अंदर बहुत लाइटें जल रही थी। तो दूसरे दोस्त ने कहा, अरे वो लाइटिंग है ना, मैंने पूछा था मेरे दादाजी से, मेरे दादाजी ने कहा था कि भाई हम सब गए थे लगाने के लिए, हम लाइट लगा करके आए हैं। मतलब बोल देते ना बच्चों को, लेकिन वो वहम कौन तोड़ता है? वो वहम टीचर ही तो तोड़ता है मेरे भाई। टीचर बच्चों को सिखाएगा तभी तो उसकी वैज्ञानिकता का पता लगेगा कि बिजली चमकती है, क्यों चमकती है।
तो ये उद्देश्य होते साइंस पढ़ाने का उद्देश्य सबसे पहला तो ये है कि बच्चे के आसपास जितने भी फिनोमिनन हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बुनियादी प्रिंसिपल क्या है वो बच्चों को सिखाना। ओके, इट एम्स टू फोस्टर क्यूरियोसिटी, observation and problem solving skill while providing students with the knowledge of basic scientific concept related to physics, physical, chemical and biological process। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा, पर्यवेक्षण और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देना, जबकि भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं से संबंधित विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों का ज्ञान देना। भाई मुख्य तौर पे आप ऐसा बोल सकते हो, डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो मेरे भाई, एक ही चीज कह सकते हो कि बच्चों को उनके आसपास जितने भी भौतिक घटनाएं हैं, जितने भी रासायनिक घटनाएं हैं और जितने भी बायोलॉजिकल फिनोमिनन हैं, उन सारे के सारे बायोलॉजिकल फिनोमिनन के बारे में आधारभूत नॉलेज देना, बुनियादी तौर पे उनको नॉलेज देना, बुनियादी तौर पे उनको ज्ञान प्रदान करना, ये इसका मेन एम है सर, ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं बच्चे। क्लियर होगी बात यहां तक? तो मेन ऑब्जेक्टिव, अगर मैं जितना भी मैंने आपको शब्द बताया है उस सारे के सारे शब्दों का अगर मैं कंक्लूजन निकालता हूं तो मेरे सामने एक ही आता है सर, बच्चे को उसके आसपास के फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल जो भी एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के प्रति क्यूरियोसिटी डेवलप करना और उसके मिथ हैं, उन मिथ को तोड़ करके उसको एक्चुअल नॉलेज प्रदान करना, ये एम है सर, ये ऑब्जेक्टिव है जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब इन्हीं चीज़ों को जो एम्स हैं वो मैंने आपको थोड़े हाईलाइट करके लिख दिए। पहला एम क्या बोला मैंने? टू अंडरस्टैंड बेसिक साइंटिफिक कंसेप्ट, पहले ही बता दिया आपको कि विज्ञान के कंसेप्टों का आधारभूत नॉलेज। टू प्रमोट इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी, अपने आसपास की घटनाओं के प्रति क्यूरियोसिटी उत्पन्न करना, है ना। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड वैल्यूज, और जो क्यूरियोसिटी डेवलप हुई है उसका सॉल्यूशन वैज्ञानिक तरीके से ढूंढना, किसी के बताए हुए मिथ के ऊपर नहीं करना कि हाँ भाई इस प्रकार से लाइटें लगी हुई हैं, हमारे दादाजी लगा के गए थे, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तीनों के तीनों एम आपके सामने लिखे। इसके अलावा और क्या एम है सर? टू एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जब बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी और अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा, अलग अलग प्रकार के सोर्स ढूंढेगा, तो सर भविष्य के अंदर जब वो अडल्ट होगा और अपनी सच में अपनी लाइफ के अंदर जब समस्याओं में पड़ेगा तो उस टाइम पे भी तो उसके अंदर एक एटीट्यूड ग्रोथ कर चुका होगा ना कि प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए। तो पहले से ही उसको आदत रहेगी, जब स्कूल टाइम से आदत रहेगी तो व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों को भी सोल्व करने में सक्षम होगा और तभी एक सही ह्यूमन बीइंग बनेगा। टू एनकरेज एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और विज्ञान सिखाने का एक और उद्देश्य हमारा अपने वायुमंडल, वातावरण, पर्यावरण के प्रति अवेयर रहेगा। अब एनवायरमेंट के प्रति अवेयर रहेगा तो स्वास्थ्य उसी का बना रहेगा। टू बिल्ड कनेक्शंस बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी, विज्ञान और सोसाइटी। देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए मेरे भाई कि बच्चा इतना ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर खो जाए कि सामाजिक व्यवहार को ही भूल जाए। तो विज्ञान पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाने से बच्चे के अंदर ये भी एटीट्यूड डेवलप होएगा कि साइंस और सोसाइटी के बीच में किस प्रकार से हमें बैलेंस करके रखना है, क्योंकि साइंस के अंदर जो ज्ञान है वो रियल वर्ल्ड पे, वो वास्तविक जीवन के ऊपर आपका अप्लाई होता है। चलिए, समझ में आ गई बात आप सभी को? ओके सर। और एक और लास्ट एम, एक और लास्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं बच्चे। टू डेवलप प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्किल। तो ये सारे के सारे आई गई पहले ही सर, बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट करना, है ना। यानी बच्चों को हम प्रयोग करने, पर्यवेक्षण यानी उसके ऑब्जर्वेशन करने, अनुभव प्राप्त करने, इसके आधार पर निष्कर्षों तक पहुंचने की क्षमता विकसित करते हैं। मतलब जो मैंने पीछे आपको बताया कि बच्चा कोई भी ज्ञान प्राप्त करे तो स्वयं से क्यूरियोसिटी हो, एक्सपेरिमेंट करे, ऑब्जर्वेशन करे, फिर ज्ञान तक पहुंचे, किसी की सुनी सुनाई बातों को, मिथ को ना प्राप्त करे। ओके सर, इतनी सी बात हमें डेवलप हो गई है हमारे ब्रेन के अंदर। ये है अगला कंसेप्ट। अब मैंने आपको कहा था 8 से 10 कंसेप्ट आपको बताऊंगा, उसमें से बच्चे ये आपका अगला कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग साइंस। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग साइंस, विज्ञान को समझना और विज्ञान को एप्रिसिएट करना।
अब क्या मतलब है सर? अंडरस्टैंड और एप्रिसिएट दोनों ही टर्म्स को समझाने के लिए पूरा आर्टिकल आप सभी के सामने है। पहले अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा क्या मतलब है इसका। अंडरस्टैंडिंग साइंस इन पेडागोजी। साइंस पेडागोजी रेफर्स टू द मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस यूज्ड टू टीच साइंस। भाई साइंस पेडागोजी का मतलब क्या है? वो मेथड सीखना या वो तरीके सीखना जो हम बच्चों को साइंस सिखाने के लिए यूज करते हैं। टू अंडरस्टैंड साइंस इन पेडागोजी मीन्स नॉट ओनली टू टीच साइंटिफिक फैक्ट and theories but to install in students a deeper comprehension of the processes of scientific inquiry। मतलब सरल शब्दों में ऐसा बोल सकते हो मेरे भाई कि विज्ञान को समझने का मतलब केवल वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों को पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि छात्रों में वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रियाओं को समझाना है। यानी बच्चों को केवल जो साइंस के अंदर न्यूटन ने कोई नियम दिया तो वो न्यूटन का नियम केवल बच्चों को याद करवाना इसका उद्देश्य नहीं है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि बच्चों को केवल फैक्ट या नियम याद नहीं करवाने, बल्कि बच्चों को वो सर्कमस्टांस ऐसे उनके ब्रेन के अंदर, उनके मस्तिष्क के अंदर ऐसे सर्कमस्टांस, ऐसी क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है जैसी क्यूरियोसिटी न्यूटन ने जब नियम की खोज करी होगी तो उसके मन में डेवलप हुई होगी। मतलब बच्चे को विज्ञान सिखाते टाइम पे हमें बच्चे को फैक्ट या ऐसा नहीं बोलना कि एग्जाम ओरिएंटेड डाटा आप कर लीजिए हो जाएगा काम, इससे फैक्ट रटाने के लिए हमें नहीं जिम्मेदार बनना है। हमें बच्चे के मन में, बच्चे के मस्तिष्क के अंदर वैसी क्यूरियोसिटी पैदा करनी, वैसी अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी, वैसे सर्कमस्टांस पैदा करने हैं जैसे न्यूटन ने अपना नियम खोज करते समय उसके मन में उथल पुथल मची होंगी, वैसी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसी हम सिचुएशन क्रिएट कर पाते हैं तो सर विज्ञान फिर सिखाने के लिए एफर्ट नहीं लगाना, फिर बच्चे का खुद ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। यही मतलब है अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही है बच्चों को ऐसा ही एक माइंडसेट उत्पन्न करना। इट इन्वॉल्व हेल्पिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड द साइंटिफिक मेथड। इसके अंतर्गत आपको बच्चे की हेल्प करनी पड़ेगी वैज्ञानिक तरीके सिखाने में। ऑब्जर्वेशन का तरीका सिखाना पड़ेगा बच्चे को कि ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, कंक्लूजन तक कैसे पहुंचते हैं, और कंक्लूजन के बाद में जो एविडेंस है उन सबको कैसे हम अनुमान लगाते हैं। यानी साइंस पेडागोजी का जो मुख्य गोल है वो यही है कि स्टूडेंट को इंगेज करना और उनका जो ज्ञान है, जो क्यूरियोसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स हैं, उनको क्या करना, फोस्टर करना, उनको एनहेंस करना सर, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना। तो ये मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग का। आप अगर सिर्फ ये देखोगे कि सर पहली लाइन से आपने जो शुरू किया था, कितनी सारी स्लाइड हम पढ़ चुके हैं लेकिन अब भी बातें वही पढ़ रहे हैं, पेडागोजी में कुछ और पढ़ोगे भी नहीं, चिंता मत करो। लगभग 90 स्लाइड है, 90 से 95 स्लाइड हैं, ये 95 स्लाइड हैं आप सभी के लिए जो आप सभी के सामने दिखाई दे रही होंगी। ये 95 स्लाइड के अंदर मेरे भाई यही ऐसे ही बातें चलेंगी सारी की सारी, और कंक्लूजन एक ही है कि बच्चों को हम कैसे सिखाएं, बच्चों को हमारे द्वारा कैसे सिखाया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को अगर अंडरस्टैंडिंग करानी हो साइंस के लिए तो उस पर्पज से फिर हमारे पास क्या होते हैं, साइंटिफिक मेथड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। साइंटिफिक मेथड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मतलब अंडरस्टैंडिंग पढ़ रहे हैं हम, अंडरस्टैंडिंग को पढ़ा जा रहा हमारे द्वारा। अभी आपने क्या जाना था यहाँ से सर, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएटिंग साइंस, यही पढ़ रहे थे ना। तो अंडरस्टैंडिंग करने के कौन कौन से मेथड हैं, या विज्ञान को अप्रिसिएट करने के कौन से मेथड हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि बच्चे के सामने ऐसी क्यूरियोसिटी वाली सिचुएशंस को क्रिएट करना, जैसी सिचुएशंस अगर न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने या किसी भी दूसरे वैज्ञानिक ने जब अपना नियम दिया होगा, उस रिलेशन को डिराइव किया होगा, तो बच्चा भी उसको पढ़ते समय ऐसा ही क्यूरियोसिटी फील करे। मेथड्स क्या होंगे, अब मेथड्स जान लेते हैं सर। अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मेथड्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले साइंटिफिक मेथड या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। साइंस पेडागोजी रेफर्स टू द मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस। ये तो हमने जान ही लिया था मेरे भाई, ठीक है, ये तो हमने जान लिया था। यस, यहां पे आते हैं, ये चीज हमने पढ़ ली थी। यहां पे साइंटिफिक मेथड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ए कोर एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंस इन पेडागोजी
इज प्रोमोटिंग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। मतलब साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए या साइंस पेडागोजी समझने के लिए सबसे पहला जो एस्पेक्ट है, सबसे पहली जो विधि है, यानी साइंस की समझ को बढ़ावा देने के लिए सबसे मुख्य पहलू क्या है, वो है आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो, अन्वेषण आधारित शिक्षा है। वेयर स्टूडेंट आर एनकरेज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, hypothesis, experiment and evaluate outcomes। साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहला मेथड क्या है सर, ये हम पहले भी पढ़ चुके, अब थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं। वो है सर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिसके अंतर्गत बच्चा जो है उस बच्चे को एनकरेज करें हम क्यों डाउट पूछने के लिए, कल्पना करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और एक्सपेरिमेंट करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन टीचिंग अबाउट इकोसिस्टम, जब हम बच्चे को इकोसिस्टम, पता है ना इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है अगर मैं मेरा पारिस्थितिक तंत्र देख रहा हूं तो मैं और मेरे आसपास के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, हम दोनों का रिलेशन, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो अगर हम बच्चों को इकोसिस्टम पढ़ा रहे हैं तो बजाय इसके कि हम बच्चे को केवल एक्सप्लेन करें कि पौधे और एनिमल जो है एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं, बजाय इसके टीचर क्या करे, टीचर क्रिएट करे एक इंक्वायरी बेस्ड प्रोजेक्ट, टीचर एक प्रोजेक्ट बनाए इंक्वायरी बेस्ड प्रोजेक्ट कि बच्चे के मस्तिष्क के अंदर सबसे पहले इकोसिस्टम से रेलिवेंट कुछ क्वेरीज अराइज करी जाए, ताकि उन क्वेरीज का आंसर पता करने के लिए बच्चा क्या करे सर, फिर बच्चा एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके फिर ज्ञान को इवेल्युएट करे, कुछ आउटकम्स निकले। वेयर स्टूडेंट्स एक्सप्लोर लोकल इकोसिस्टम, मतलब ऐसा एक मॉड्यूल तैयार किया जाए, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए कि बच्चा अपने आसपास के इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करे और वहां से कल्पना करे, कल्पना करके फिर उसके बाद टेस्ट करे और अपने फिर टेस्ट के बाद में एक्सपेरिमेंट करके जो भी उसको चीजें प्राप्त हुई हैं उनके माध्यम से प्रैक्टिकली बच्चा हर चीज को सीखे। प्रोमोटिंग, ये तो पहली बात हुई कि भाई बच्चे को अगर आपको विज्ञान समझनी है या समझानी है तो साइंटिफिक मेथड और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। प्रोमोटिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन, इस बात का एक ही मतलब है, रट्टे मारने की बजाय कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसको बच्चे को हमें करवानी है। लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल और मैं आपको ये बात पहले भी समझा चुका हूं। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी बच्चे के अंदर। Pedagogy should also focus on helping student build critical thinking skill. This means encourage them to evaluate scientific claims, consider multiple viewpoints and think analytically. Analytical या critical thinking skill का मतलब है कि बच्चा अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या किसी भी कंसेप्ट को सीख रहा है तो उसके अंदर मल्टीपल व्यू, एक ही चीज के ऊपर काम करने के लिए मल्टीपल व्यू डेवलप हो जाए उसके ब्रेन के अंदर। मतलब अगर मुझे कोई कह दे कि भाई लो ये पजल को सोल्व करो, उस पजल को सोल्व करने के लिए टीचर के पास दो तरीके हैं। एक तो टीचर बोर्ड पे बताए, देखो बेटा पजल सोल्व करते हैं तो ये रूल लग सकता है, ये फॉर्मूला लग सकता है, ये लग सकता है, ऐसा सिखाया जाए। दूसरा सीधी सी बात है, बच्चे को पजल हिला के दे दो, लो भाई करो सोल्व। अब बच्चा प्रैक्टिकली क्या करेगा सर, उसको बार बार पजल को सोल्व करके देखेगा और बच्चा अलग अलग मेथड्स अपने ही आप से इवेल्युएट करेगा, अपने आप से बच्चा क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा कि कौन कौन से मेथड लगा करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यही होता है आपका कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप करने के तरीके हम बच्चों को सिखाएं। और एंगेजिंग स्टूडेंट थ्रू हैंड्स ऑन लर्निंग। हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब क्या है, इस मेथड का मतलब होता है, जो शुरुआत में मैंने आपको एक बात बोली थी, हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब यही होता है कि बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में शामिल कीजिए। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चों को आपको सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करना पड़ेगा, किसी कहानी के माध्यम से, किसी कहानी में उनका नाम जोड़ के, या जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उस बच्चे को शामिल करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करने में बच्चे को शामिल करेंगे। तो ये होता है हैंड्स ऑन लर्निंग। हैंड्स ऑन लर्निंग, हाथों हाथ प्रयोग से जुड़ी शिक्षा, मतलब विज्ञान को समझने और सराहने का एक प्रभावी तरीका हाथों हाथ प्रयोग शिक्षा है, जिसमें छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने, अन्वेषण करने, व्यवहारिक कौशल विकसित करने का अवसर मिले। चलिए बाकी एक एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा सर इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस
साइंस इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, विज्ञान बाकी के सब्जेक्टों से अलग नहीं है। अब अलग नहीं है मतलब कनेक्टेड है, कनेक्टेड है तो साइंस को भी आपको दूसरे सब्जेक्ट के साथ में क्या करके पढ़ाना पड़ेगा, जोड़ के पढ़ाना पड़ेगा सर। इसी बात को बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन, यानी बच्चों को आप साइंस सिखाओ तो साइंस का जोन सा भी पोर्शन आपके दूसरे सब्जेक्ट के साथ में लिंक हो, कहीं मैथमेटिक्स से लिंक मिलेगा, कहीं केमिस्ट्री से मिलेगा, कहीं पे सोशल स्टडी से लिंक मिलेगा। तो विज्ञान का जो हिस्सा जिस विषय से कनेक्ट हो उसको कनेक्ट करके ही आप पढ़ाएं, ताकि बच्चा बेहतरीन तरीके से उसको स्किल सीख सके। जैसे आप भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ाते समय आप इंजीनियरिंग या एनवायरनमेंट से जोड़ के छात्रों को पढ़ाएं, ताकि बच्चे बहुत डिफिकल्ट विषय को भी अपने दैनिक जीवन से जोड़ सके और सीख सके आनंद लेके उसको। एप्रिसिएटिंग साइंस इन पेडागोजी, पहली बात क्या थी, अंडरस्टैंडिंग, अब क्या है, एप्रिसिएटिंग। मैंने कहा था दो चीजें आपको बताऊंगा मैं इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में दो चीजें मैंने कहा था। पहली आपके पास में जो चीज बताई मैंने अंडरस्टैंडिंग, दूसरी है एप्रिसिएटिंग। एप्रिसिएटिंग का मतलब क्या है, यानी विज्ञान की सराहना, शब्द का तो मतलब तो ये निकलता है सर। एप्रिसिएटिंग का मतलब होता है, एक ही शब्द में खत्म करता हूं, विज्ञान के प्रति बच्चों में प्रेम पैदा करना। विज्ञान के प्रति यानी आप जो विषय पढ़ा रहे हो उस विषय के प्रति बच्चों में कैसे प्रेम आप उत्पन्न करोगे ताकि बच्चा उसको सीखने की कोशिश करे, इसी को बोलते हैं एप्रिसिएटिंग। ठीक है, ओके सर। अब बच्चे का लगाव कैसे बढ़ेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ा के, बच्चों को ज्यादा एक्सप्लोर करने के मौके देके आपको साइंस सिखानी, आपको लाइट के बारे में पढ़ाना, तो सर लाइट को पढ़ाने के लिए आप प्रकाश, अलग अलग प्रकार की लाइट या लाइट से रेलिवेंट जो लेंस, मिरर या फिर दर्पण हो, दर्पण के अलावा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आप ये सारी की सारी चीजें बच्चों को एक्सप्लोर कीजिए, क्यूरियोसिटी जगाइए, ताकि बच्चे के अंदर एप्रिसिएशन पैदा हो, विज्ञान के प्रति लगाव पैदा हो। दूसरी बात, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जो एग्जाम्पल आप बच्चों को दो वो सारे के सारे रियल लाइफ से जुड़े होने चाहिए सर। कनेक्ट करिए, रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए। आप माइक्रोस्कोप पढ़ा रहे हो तो माइक्रोस्कोप से आप कर्ड, दही का एग्जाम्पल दे सकते हो। अब बच्चे डेली आहार में खाते हैं, अब माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में दही का जो व्यू होगा और नॉर्मली बच्चे जैसा समझते हैं, आप सब जानते हैं सर उसमें कितना अंतर होता है। अलग अलग बैक्टीरिया बच्चों को दिखा सकते हो दही के अंदर, यानी कि एक प्रकार से जिस भोजन को बच्चे रोज खा रहे हैं तो उसको आप रियल लाइफ से माइक्रोस्कोप पढ़ाते टाइम भी कनेक्ट करके दिखा सकते हैं। क्यूरियोसिटी बढ़ेगी सर, एप्रिसिएशन मिलेगा। हाईलाइट करें ब्यूटी ऑफ साइंस, विज्ञान, ब्यूटी ऑफ साइंस, विज्ञान की सुंदरता को उजागर करना। यानी मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि विज्ञान को, कि बच्चों को प्रकृति की सुंदरता और इसकी रहस्यों के प्रति जागरूक करें। जैसे तारे, आप स्टार पढ़ा रहे हो, आप आकाशगंगा पढ़ा रहे हो बच्चे, तो पढ़ाते समय आप बच्चों को ब्रह्मांड की विशालता या उसमें दिलचस्पी पैदा करने वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड करते रहें, कुछ ऐसे फैक्टर्स जोड़ते रहें जिससे बच्चों को एप्रिसिएशन रहे। एनकरेज करें बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट के लिए। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि आप बच्चों को साइंस से रेलिवेंट नया ज्ञान सीखने के लिए लगातार प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित करें, तभी तो एप्रिसिएशन होगा सर। प्रयास करते रहेंगे, जब नए नए फैक्ट सीखते रहेंगे तो एप्रिसिएशन भी होगा, तो ये भी आप करते रहें। ओके सर, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो ये कंसेप्ट हमारा था। अब अगला कंसेप्ट, अब आते हैं सर हम अपने अगले कंसेप्ट पे। अगले कंसेप्ट की अगर हम बात करें, सो अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस पेडागोजी। विज्ञान, साइंस पेडागोजी यानी विज्ञान सिखाने के जो तरीके हमारे पास में हैं, विज्ञान सिखाने के जो तरीके हमारे पास में बच्चे हैं, तो उन विज्ञान सिखाने के तरीकों के अंदर, उन तरीकों को विज्ञान यानी पढ़ाने के तरीके, हम बच्चों को विज्ञान सिखाने के तरीके जो हैं उनमें पेडागोजी, उनके अप्रोच या इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी सिखाने की अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच, इन दोनों को पढ़ना है। अभी नाम सुन के हो सकता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ हो, और दो शब्दों में मैं भी नहीं बता सकता, बट मैं आपको ये अलग अलग मेथड्स के साथ में बताऊंगा, अभी अलग अलग पैटर्न्स के साथ में मैं आपको बताऊंगा।
In science pedagogy, there are different strategies or approaches that guide the teaching process. विज्ञान की पेडागोजी के अंतर्गत बच्चों को विज्ञान सिखाने के लिए कई अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती हैं, है ना, कई अलग अलग अप्रोच हो सकती हैं जो हमारे टीचिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करती हैं। दीज अप्रोचेज आर एम्ड एट मेकिंग द सब्जेक्ट मोर एंगेजिंग। ये तो पता ही है सर, सीधी सी बात है, जो अलग अलग स्ट्रेटजी हम क्यों अपनाते हैं, ताकि सब्जेक्ट हमारा और ज़्यादा एंगेजफुल बने और बच्चों के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल बने। अब ऐसे ही बच्चों को साइंस सिखाने के दो तरीके हैं, एक अप्रोच और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। विज्ञान सिखाने के दो तरीके, एक अप्रोच और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। अप्रोच देखिए, अप्रोच इन साइंस पेडागोजी, अप्रोच का मतलब क्या है? एन अप्रोच इन पेडागोजी रेफर्स टू द ओवरऑल फिलोसफी एंड मेथड्स दैट अ टीचर यूजेस टू टीच अ स्टूडेंट। इसका मतलब होता है वो सारे के सारे माइंडसेट, फिलोसॉफी, वो सारे के सारे फिलोसॉफी और सारे के सारे मेथड्स बोल सकते हो, वो सारे तरीके आते हैं जो तरीके टीचर यूज करता है बच्चों को सिखाने के लिए। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रेटजी और फ्रेमवर्क फॉर डिलीवरिंग कंटेंट एंड फोस्टरिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट। मतलब अप्रोच का सिंपल सा मतलब ये है मेरे भाई, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब मैं आपको अगर ये पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया होगा कि भाई मुझे बच्चों को पहले ये एग्जाम्पल्स देने हैं कि भाई अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियों के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो ऐसे ही आपके एजुकेशन के अंदर भी एक पेडागोजी नाम का डिपार्टमेंट मान लीजिए, उस डिपार्टमेंट की क्या आवश्यकता है। मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया ना, अपने डिलीवरी करने के लिए एक मेथड तैयार किया। तो अप्रोच का मतलब ये ऐसे मेथड से ही है आपका। द अप्रोच यूज्ड बाय अ टीचर कैन डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस of the learning experience and influence how students understand and apply scientific concept। तो वही बात है जो मैंने आपको बोला है। अब ये जो अप्रोच है, इन अप्रोच के टाइप देखते हैं। मतलब मुझे अगर आप सभी तक कोई कंटेंट डिलीवर करना है तो कंटेंट को डिलीवर करने के अलग अलग अप्रोच के ऊपर चर्चा हम करते हैं। पहला कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच, सामग्री केंद्रित प्रवृत्ति। ठीक है, देखो बच्चों को साइंस सिखाने के लिए पहली अप्रोच होती है जो कंटेंट सेंटर्ड होती है। मतलब ये होता है कि ज्ञान देने पर केंद्रित होता है, जो पुस्तकें, व्याख्यान और प्रदर्शनों के माध्यम से होता है। शिक्षक अवधारणाओं को समझाते हैं और छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे उन्हें समझें। दैट्स इट। जैसे मतलब बच्चों को विज्ञान सिखाने का पहला तरीका क्या है? कंटेंट बेस्ड अप्रोच। मतलब उसमें टीचर क्या करता है, बच्चों को अलग अलग, जैसे मान लो मैं न्यूटन की गति के नियम बता रहा हूं, तो मैं बच्चों को उस गति के नियम से संबंधित बहुत सारा ऑर्गेनाइज तरीके से कंटेंट बच्चों को दूं और उम्मीद करूं कि बच्चे भी उसको समझ रहे हैं। ये होता कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच। यानी बच्चों को अगर मैं न्यूटन की गति का पहला नियम सिखा रहा हूं तो मैं पहले नियम को कितना कंटेंट दे रहा हूं, पहले नियम पे मतलब कितना उसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं ताकि बच्चे को एंगेजिंग लगे मेरा कंसेप्ट। ये होता है कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच। दूसरा होता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, बच्चों के ऊपर केंद्रित। पहला तो हुआ भाई मुझे क्या आता है, पहला मेथड का मतलब मुझे कितना आता है उसके आधार पे बच्चों को सिखा रहा हूँ। लो ये भी आता, वो भी होता है, ये भी होता है, वो नियम देख लो, उस किताब में देख लो, फलाना देख लो, सब बातें। दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि ये बच्चा कैसे सीखना चाह रहा है, बच्चा कैसे सीखना चाह रहा है और कितनी कितनी क्वांटिटी में बच्चा सीखना चाह रहा है। ये होता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। मतलब ये भी मेरे एक पढ़ाने का तरीका हो सकता है कि मुझे किसी ऐसे गांव के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मेरी ड्यूटी आ जाए जहां पर मुझे बच्चों को पढ़ाना हो और मैं लग जाऊं वहां पे आफ बाव का प्रिंसिपल समझाने। बच्चे कहें कि आफ बाव क्या सर, कहाँ से उठा ला इसको। तो मुझे पहले क्या करना होगा, पहले मुझे बच्चों की साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी, बच्चे सीखना क्या चाह रहा है सर, उसको धीरे धीरे फिर उसको स्टेप बाय स्टेप में सिखा पाऊंगा। तो ये भी एक तरीका होता है और आज के परिप्रेक्ष्य में यही तरीका है। पहले टीचर के कंटेंट वाला होता था, अगर किसी शिष्य को वेद सीखने होते थे तो फिर उसको क्या करना होता था, फिर डिपेंड करता है उसके गुरु को कितना ज्यादा ज्ञान है। उसका गुरु भी जितना ज्ञान है सारा ज्ञान डिलीवर कर देता था। आज टीचरों के पास में ज्ञान तो है लेकिन बच्चे को ज्ञान नहीं चाहिए, उसको
70%, 60% एंटरटेनमेंट चाहिए, 40% ज्ञान चाहिए, फिर आपकी तारीफ करेगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यही होता है, जो बच्चे को चाहिए वो भी दीजिए और उसके अलावा उसको साथ में कंटेंट भी दीजिए। फिर एक्सपेरिमेंट लर्निंग अप्रोच, मतलब एक्सपेरिमेंट करके सिखाइए। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, बच्चों को आप ऐसे पढ़ाइए कि उनके अंदर स्वयं से डाउट उत्पन्न हो और बच्चा उसका सॉल्यूशन भी खुद से करने की सोचे, इंक्वायरी करे और बच्चा खुद से कल्पना करे, बच्चा घर जाके फिर एक्सपेरिमेंट करे। एक इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच हो सकती है। ये तो था अप्रोच। विज्ञान सिखाने का पहला तरीका था अप्रोच। दूसरा तरीका इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर क्या होता है मेरे भाई, मैं पहले भी सिखा चुका कि विज्ञान के जिस हिस्से के साथ में जोन सा सब्जेक्ट आपका अटैच हो सकता हो तो कंबाइन करके पढ़ाइए उसको। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। विज्ञान को सिखाने की इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब जहां पर ज्योग्राफी के कंसेप्ट आपके विज्ञान के साथ मैच हो रहे हो तो ज्योग्राफी से जोड़ के पढ़ाइए, जहां मैथमेटिक्स से कनेक्ट हो रहे हो वहां से मैथमेटिक्स से कनेक्ट करके पढ़ाइए। तो इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच कहा जाता है। क्रॉस, अच्छा, इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर एक मेथड होता है क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग। जो मतलब आपने अभी यहां पर लिखा ना इंटीग्रेटेड अप्रोच, इसी का मतलब होता है क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग। इसका मतलब क्या है सर? इसका सिंपल सा मतलब है इन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। देखो मैंने कहा ना इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है उसी का मेथड है ये, मतलब उसका दूसरे शब्दों में मैंने एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि स्टूडेंट को लर्निंग कैसे कराए, कनेक्टिंग साइंटिफिक कंसेप्ट विद अदर सब्जेक्ट, दैट्स इट सर, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। साथ में विज्ञान आप पढ़ा रहे हो तो विज्ञान के साथ में रियल वर्ल्ड के जो कॉन्टेक्स्ट हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनको भी ऐड कीजिए। आप साइंस पढ़ाते पढ़ाते अपने जिंदगी के 2-4 एक्सपेरिमेंट शेयर कर दीजिए, ये भी इंटीग्रेटेड अप्रोच हुआ ना। आपने दैनिक जीवन को जोड़ दिया, प्रोजेक्ट को जोड़िए, साइंस के हर कंसेप्ट के साथ प्रोजेक्ट को जोड़िए और होलिस्टिक थिंकिंग को आप बढ़ाइए। होलिस्टिक का मतलब समग्र अध्ययन, मतलब आपने न्यूटन का नियम पढ़ा दिया तो अब उसके बाद बच्चा अगर आइंस्टाइन को पढ़ रहा है तो आइंस्टाइन के नियम को समझने के लिए न्यूटन के नियम की जितनी आवश्यकता है तो बच्चा उन दोनों को समग्र रूप से सोच के चले। एक कंसेप्ट को पढ़ रहा है तो पिछले कंसेप्ट को अवॉइड करके नहीं चलना, समग्र रूप से सोच के चलना है। अगर आपने पीछे 4 चैप्टर पढ़े हैं तो 5वां चैप्टर पढ़ रहे हो तो उन 4 चैप्टर को भी साथ में अटैच करके चलो। तो ये भी इंटीग्रेटेड अप्रोच में आता है। मतलब ये जो मेथड्स के नाम बता रहा हूँ ना बच्चे मैं आपको, यहाँ से जो शुरू किए हैं मैंने मेथड्स के नाम, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच के मेथड्स हैं। क्रॉस डिसिप्लिनरी, रियल वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोमोटिंग होलिस्टिक थिंकिंग, एनहेंसिंग एंगेजमेंट, यानी बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ाना, उनको प्रेरणा देते रहना, रोमांचक बनाना शिक्षा को, ये एंगेजमेंट का मतलब है। तो ये था भाई आपका अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। समझ में आ गई बात? अप्रोच एक साइंस सिखाने का अप्रोच मेथड, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच मेथड, और उम्मीद करता हूं आपको क्लियर भी हो गया होगा। इसके बाद फिर अगला कंसेप्ट है ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट डिस्कवर मेथड ऑफ साइंस। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट डिस्कवर मेथड ऑफ साइंस, ये अगला हमारे पास में मेथड है बच्चे, अगला हमारे पास में तरीका, अगला कंसेप्ट है जो अभी हमें सीखना है। और नाम से इतना तो अनुमान लगा लिया होगा कि हम विज्ञान के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन करने का मेथड, एक्सपेरिमेंट करने का मेथड और डिस्कवर करने का मेथड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है, फिर उसके बाद बाकी की दोनों चीजें पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है? ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड वेयर लर्नर्स केयरफुली ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड देम टू नोटिस पैटर्न्स और फिनोमिनन। भाई विज्ञान सीखने के लिए मैंने आपको 3 से 4 स्टेप बताए थे, आप याद करिए। पहला बता था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या कहा था कि आपको जब भी वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना तो पहले आप उस घटना को ऑब्जर्व कीजिए, पहले आप उस फिनोमिनन को देखिए, उसको ऑब्जर्वेशन कीजिए, पर्यवेक्षण कीजिए। ठीक है सर। टीचर एनकरेजिंग स्टूडेंट टू ऑब्जर्व विच हेल्प देम डेवलप क्यूरियोसिटी एंड आस्क क्वेश्चन। तो टीचर को भी बच्चों को उत्साहित करना चाहिए कि भाई तुम पहले ऑब्जर्वेशन करो, ताकि तुम ऑब्जर्वेशन करोगे ध्यान से तभी तो तुम डाउट पूछ पाओगे, अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगा पाओगे। इन साइंस क्लास द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व हाउ प्लांट ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। फिर से वही एग्जांपल, मैंने एक ही एग्जांपल पूरी पीपीटी में चलाया है ताकि आप लोग भटके ना कंटेंट से।
जो मेन थीम है उसके ऊपर हम बने रहें। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है, ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब क्या है कि बच्चों को जैसे हमने एक प्लांट के बारे में बोल दिया कि चलो भाई इस प्लांट को ऑब्जर्वेशन करो कि ये सनलाइट और विदाउट सनलाइट में कैसे एक्ट करता, क्या ग्रोथ होती, ग्रोथ नहीं होती है, ये सूख जाता है या फिर हरा भरा रहता है, ऑब्जर्वेशन करो। तो बच्चों को अगर ऑब्जर्वेशन करवा दिया आपने तो बच्चे क्या करेंगे सर, क्यूरियोसिटी भी होगी, अरे ये कैसे सूख गया या ये हरा भरा कैसे रह गया, इस प्रकार की चीजें। फिर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन जब बच्चे ने कर लिया तो एक्सपेरिमेंट करेगा। अभी वो सिर्फ देख रहा है कि हाँ सर ने कहा था 2 प्लांट को ऑब्जर्व करना है, बच्चे ने लंबे समय तक देखता रहा कि हाँ भाई एक प्लांट आपका छाया में, एक धूप में है, अलग अलग प्रकार के सनलाइट में, एक तेज सनलाइट में है, एक कम तेज सनलाइट में है। तो मेरे भाई उसको हमने क्या किया सर, उसको हमने ऑब्जर्वेशन किया। फिर बच्चे को एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब, इसका मतलब होता है कि उस प्लांट को देख के बच्चे ने कोई ना कोई कल्पना करी होगी। जैसे बच्चे ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि मेरे सामने एक प्लांट सनलाइट में रखा है और एक छाया में रखा है, तो ऑब्जर्वेशन किया किसने ज़्यादा ग्रोथ की, उसने देखा होगा क्यों ज़्यादा ग्रोथ की, अपने मन में एक कल्पना करी होगी कि भाई ये प्लांट सनलाइट में था तो सूर्य से इसको एनर्जी मिली होगी इसलिए ज़्यादा ग्रोथ करी है। अब ये बात कल्पना जो करी है उसको एक्सपेरिमेंट ही देखेगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जो उसने हाइपोथेसिस, जो उसने कल्पनाएं करी हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब है उन कल्पनाओं को जांच करने का तरीका क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। और फिर उसके बाद में डिस्कवरी होगी सर। जब बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में फिर क्या होगा, नई नई नॉलेज प्राप्त होगी, वहीं उसकी नई डिस्कवरियां होंगी सर। वो बताएगा कि भाई जो सनलाइट थी उसने क्या किया, क्या नहीं किया। तो ये 3 बातें थी भाई, पहले भी पढ़ चुके थे लेकिन आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं स्पेशली, इसलिए मैंने अलग से आपको बता दिया। फिर आते हैं हमारे पास इनोवेशंस इन साइंस पेडागोजी, विज्ञान की शिक्षा में नवाचार, नवाचार इनोवेशंस, इसके विषय में पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं ये है क्या चीज। इनोवेशंस जो टर्म आप सभी के सामने मैंने लिख रखा है, इसका मतलब क्या। इनोवेशंस इन साइंस पेडागोजी रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एंड क्रिएटिव मेथड, टेक्निक, टूल्स एंड अप्रोचेज इन टीचिंग साइंस। विज्ञान सिखाने के लिए जो नए नए तरीके, नए नए टेक्निक हम सीखते हैं उन्हीं को कहा जाता है इनोवेशंस। तो देखो अब पेडागोजी सिखाते सिखाते अब आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको ध्यान तो देना पड़ेगा ना। जरूरी थोड़ी कि जो ट्रेडिशनल मेथड चलते आ रहे हैं आप भी उन्हीं से बच्चों को सिखाएंगे। आप अपनी तरफ से कोई नया मेथड इनोवेट कर सकते हो बच्चों के लिए। तो इसलिए आपको पेडागोजी में बात ध्यान दिया जाए। और पेडागोजी आपको पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मेरे भाई नींद में सो तो नहीं गए, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक बनने जा रहे हो, कभी रट्टे मार के पढ़ाने का इरादा तो नहीं आ रहा मन में। तो इसलिए पेडागोजी आपको पढ़ने के लिए पेपर में दी जाती है, ताकि जो टीचर बनने जा रहा है तो एक बार तो ध्यान दो कि मेरे भाई तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हारा काम सिर्फ रट के पढ़ाना नहीं है, बच्चों के अंदर ये सारी की सारी क्वालिटी डेवलप करना है, इसलिए तुम्हें टीचर बनाया जा रहा है। समझ गए। चलिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनोवेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को लर्निंग प्रोसेस है उसको ज़्यादा इंगेजिंग बनाओ, इफेक्टिव बनाओ, रेलिवेंट बनाओ, उनके सामान्य जीवन से जुड़े, ये चीज़ होती है इनोवेशन। अब इनोवेशन जो मैंने आपको कहा, इनोवेशन इसके कुछ मेथड्स हम देखते हैं सर, कुछ तरीके देखते हैं। मतलब विज्ञान सिखाने के इनोवेटिव तरीके क्या क्या हो सकते हैं। पहला तरीका एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का सिंपल सा कंक्लूजन यही था कि बच्चों को इंगेज करो एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो सिखा रहे हो उस चीज के अंदर बच्चों को उसको इन्वॉल्व करो। लिखा हुआ है इन्वॉल्विंग स्टूडेंट डायरेक्टली। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन आपको जरूर पढ़ना है। दूसरा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मतलब बच्चों को सिखाते समय जो तकनीक है उन सारी तकनीक का उपयोग करो। जैसे मैंने आपको सिखाने के लिए पीपीटी बनाई है, एक टेक्नोलॉजी है। तो सर मैंने डिजिटल बोर्ड का यूज किया, एक टेक्नोलॉजी है सर। ऐसी मैं वीडियो चला सकता था, वो भी एक टेक्नोलॉजी होगी। या मैं लेबोरेटरी में ले जा करके बच्चों को सिखाऊं, ये मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो बच्चों को। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं सर। बच्चों को आप इस प्रकार से पढ़ाइए कि बच्चे आपसे क्वेश्चन राइज करें और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों के अंदर अलग अलग डायमेंशंस विकसित हों, अलग अलग तरीके विकसित हों, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बच्चे के अंदर डेवलप हो। तो ये भी एक तरीका है। फ्लिप्ड क्लासरूम, पलटा हुआ क्लासरूम, मतलब क्या है सर, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चे।
देखो भाई, इन फ्लिप्ड क्लासरूम द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ टीचिंग इज रिवर्स्ड। मतलब फ्लिप्ड क्लासरूम के जो मेथड है, इसका मतलब होता है कि बच्चों को जो हम है ना बहुत लंबे समय से जो सिखाने का तरीका उपयोग करते जा रहे हैं उसको उलट दिया जाता है। स्टूडेंट आर गिवन एक्सेस टू instructional content such as videos, reading or online lessons at home, and class time is used for hands-on activity, discussion and deeper exploration of concept। मतलब बच्चों को हम क्या करें सर, सपोज करो हमने बोल दिया हाँ भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कल न्यूटन के जो 3 नियम थे और जो अपना न्यूटन का हीट से रेलिवेंट नियम, 4 नियम है, चारों नियम तुम्हें घर से फलाने फलाने यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिलेंगी, 3 डायमेंशन डेमो दिखा करके समझाया जाएगा, तुम्हें घर से वो वीडियो सारी देखनी है और उसके ऊपर सारे आर्टिकल कॉपी में नोट करके लाने हैं। और फिर बच्चों को जब बच्चा सीख के आया, फिर आप बैठिए कक्षा के सारे स्टूडेंट को बैठाइए और उनको कहिए नाउ स्टार्ट डिस्कशन स्टार्ट करो। अब ये जो डिस्कशन का सिलसिला शुरू होगा उसके नियमों के ऊपर। ये तरीका है सर। मतलब नॉर्मली तो क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड तो ये कि टीचर आए न्यूटन के नियम पढ़ा दिए, हाँ भाई चलो होगा काम। नहीं, फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब आप मत सिखाइए, बच्चों को होमवर्क दीजिए और बच्चों को सोर्स बताइए जहां से बच्चे सीख करके आए और फिर आप उन सबके साथ में डिस्कशन कीजिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। और क्या इनोवेटिव हो सकता है बच्चों को सिखाने के तरीकों में? अब बच्चों को आप अकेले अकेले काम मत दीजिए, बच्चों को ग्रुप में काम दीजिए। ये भी एक तरीका से, ग्रुप में काम देंगे तो बच्चे एक नए माइंडसेट के साथ में दोनों मिलकर के तैयार करेंगे उसको। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, समस्या आधारित अधिगम। इसका मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली इसको समझा देता हूं आपको मैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का मतलब, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग सेंटर्स ऑन यूजिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स as the basis of student to learn and apply scientific concept. This approach promotes critical thinking, problem solving and the ability to apply knowledge in practical situation। मतलब सीधी सी बात है, आपने न्यूटन के गति का नियम सिखा दिया, आपने पहला नियम सिखा दिया। अब पहले नियम के ऊपर आधारित बच्चों को कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके आप देंगे और आपने बताना है कि भाई न्यूटन के तूने जो नियम सीखे ना उसके आधार पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके लाओ। वो लेकिन वो जो प्रॉब्लम देंगे ना वो उसके दैनिक जीवन की होगी। हो सकता है उसके घर पे कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो जो उसको चलाना पड़ता हो, उसे घर पे इंस्ट्रूमेंट चलाना पड़ता हो, तो हम बोलेंगे भाई तुम्हारे घर पे एक ऐसी ऐसी मशीन रखी है, तुम्हारे पापा इसी पर्पज से उस मशीन का यूज करते हैं, तो तुम्हें ये बताना है कि उस मशीन के अंदर न्यूटन के नियम किस प्रकार से लागू होता है, या अगर वो वहां से खराब हो जाए तो न्यूटन का नियम लगा करके तुम कैसे उस मशीन से काम कर सकते हो। मतलब उसको डेली जीवन, डेली लाइफ के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देनी है और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उससे पूछना है कि बताओ जो मैंने पढ़ाया था उनमें से किस चीज़ से तुम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो। ये होता प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। चलिए भाई, समझ में आ गई बात? तो ये कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट के बाद में फिर अगला कंसेप्ट आपका क्या होगा? टेक्स्ट मटेरियल्स एड्स इन साइंस पेडागोजी। विज्ञान शिक्षा में पाठ्य सामग्री सहायक। पाठ्य सामग्री, पढ़ने के लिए जो सामग्री होती है, अब उसके विषय पे आते हैं। वो हमें कैसे बच्चों को सिखाने में सहायता करेगी सर? इन साइंस पेडागोजी, टेक्स्ट मटेरियल एड्स इन science pedagogy are resource used to support teaching and enhance learning. These materials play a crucial role in simplifying complex scientific concepts, providing visual aids and offering a structured approach to learning. In science pedagogy, text materials can include textbook, reference book, articles, worksheet, and other written resource, both physical and digital, that help facilitate student understanding of scientific topics. टेक्स्ट मटेरियल्स के ऊपर हम कर रहे हैं यहाँ पर कि भी शिक्षा जो हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो उसमें पाठ्य सामग्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, या पाठ्य सामग्री कौन कौन सी हो सकती है? देखो, पाठ्य सामग्री में उसकी टेक्स्ट बुक हो सकती है या कोई रेफरेंस बुक हो सकती है जो हम बच्चों को बोलते हैं कि फलानी फलानी किताब से ये आर्टिकल पढ़ लेना। कोई आर्टिकल हो सकता है न्यूज़पेपर का भी,
वर्कशीट, जैसे आप देखो छठी 7वीं 8वीं क्लास में आप देखो एक्सरसाइज बोलते थे आप, एक्सरसाइज के अंदर ही है ना कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे वर्कशीट बनी होती थी जो आपको भरनी होती थी। तो ऐसी वर्कशीट, आर्टिकल, रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक ऐसी हम बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं, और या फिर वहां से कुछ लिख के लाने के लिए बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर उससे बच्चे का जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं सर, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अलग अलग डायमेंशन से सोचने की जो कला है वो डेवलप होती है। ओके, अब जितनी मैंने आपके सामने लिखे हैं, जितने भी सारी चीजें मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं, अब एक एक करके यहाँ पर इनके बारे में विस्तार से मैंने बता रखा है कि भी टेक्स्ट बुक कैसे हेल्प करती हैं, रेफरेंस बुक कैसे हेल्प करती हैं, या इसके अलावा जो बाकी के मटेरियल्स मैंने बताए थे वो भी कैसे हेल्प करेंगे। तो टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक आर द मोस्ट कॉमन एंड फाउंडेशनल टेक्स्ट मटेरियल। देखो भाई, एक शब्द है, अभी जो आपने कंसेप्ट शुरू किया इसका सिंपल सा मीनिंग पता है क्या? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि सर टेक्स्ट मटेरियल का शिक्षा में क्या योगदान है, और टेक्स्ट मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पिछले आर्टिकल में क्या बोला, टेक्स्ट मटेरियल का मतलब होता है किताबें, रेफरेंस बुक हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, ये टेक्स्ट होते हैं। अब यही टेक्स्ट जो आपके पास में टेक्स्ट मटेरियल, उनमें से पहला टेक्स्ट मटेरियल हमने क्या उठा, टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक के बारे में हमने बोला है कि टेक्स्ट बुक जो होती है एजुकेशन के अंदर सबसे आधारभूत है, सबसे बेसिक चीज है। दे प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, जो बच्चों को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करती है जो बिल्कुल सीक्वेंस में होता है, पूरी तरह से संरचना उसकी हमने सोच समझ के बनाई होती है, और बहुत बड़े बड़े टॉपिक को भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाया होता है। बाकी की चीजें आप ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ आपके पास में कि किताबों से नॉलेज मिलती है, ऑर्गेनाइज तरीके से लिखी होती है ना। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये एग्जाम्पल दे रखे नीचे एक यहाँ पे क्या होता है ना, आप जब भी देखते हो तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया होता है, आप जो भी कभी पढ़ते हो तो कभी सोचो आपके सर क्या लिखा हुआ है। फिर रेफरेंस बुक के बारे में बता रखा है। रेफरेंस बुक क्या करती है, रेफरेंस बुक का काम होता है बच्चों को एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, और बच्चों की जो सोचने समझने की शक्ति है उसको और ज्यादा गहरी बनाना। ऐसे ही वर्कशीट से क्या बेनिफिट होता है बच्चों को वर्कशीट से क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ती है, बच्चों की एंगेजमेंट बढ़ती है सर, बच्चों की एंगेजमेंट बढ़ेगी। ओके, डिजिटल रिसोर्स से क्या होगा, डिजिटल रिसोर्स जितने भी हैं अपने पास, ऑनलाइन कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई ई बुक हो सकती है सर, उससे ही बच्चे को क्या मिलता है, बच्चे को मॉडर्न आज आधुनिक विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने का सोर्स मिलता है। और ये जो जितने भी हम डिजिटल रिसोर्स होते हैं उससे बेनिफिट ये मिलता है कि ये इंटरेक्टिव होते हैं, डायनामिक होते हैं, बच्चा बोर नहीं होता, और रियल टाइम अपडेट्स ऑन साइंटिफिक नॉलेज, और बच्चे का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, सोचने समझने का तरीका है, उस सोचने समझने के तरीके को वो क्या बनाते हैं सर, उसके दैनिक जीवन से जोड़ते हैं, अपडेट करते हैं। एग्जाम्पल भी लिख रखा है मैंने यहाँ पर। साइंटिफिक जर्नल्स मतलब पत्रिकाएं, भाई किताब होगी अपने पास में, वर्कशीट होगी अपने पास में, अब उन्हीं के साथ में कुछ जर्नल्स यानी पत्रिकाएं आती हैं। जैसे आप अगर कभी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको साइंस से रेलिवेंट करंट अफेयर पढ़ना है, तो साइंस की सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट निकालती है, कुछ पत्रिकाएं निकालती है, तो उन पत्रिकाओं को भी पढ़ सकते हैं हम। विजुअल एड्स का मीनिंग क्या है सर, विजुअल एड्स दृश्य सहायक, विजुअल एड्स सच एज डायग्राम, चार्ट, ग्राफ, इलस्ट्रेशंस या एसेंशियल टेक्स्ट, ये भी आपके क्या आते हैं सर, ये भी सारे के सारे टेक्स्ट मटेरियल होते हैं। हम टेक्स्ट मटेरियल की टाइप ही तो पढ़ रहे हैं, और कौन सी टाइप के टेक्स्ट मटेरियल से क्या बेनिफिट मिलता है, मतलब बुक से क्या बेनिफिट मिलता है, विजुअल एड से क्या बेनिफिट मिलता है। तो बच्चे सारी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं। कोई बच्चों को क्या करता है, कोई बच्चों को क्यूरियोसिटी उत्पन्न करता है बच्चों के अंदर, कोई उनके कंसेप्ट गहरा बनाता है। ऐसे ही फिर और हमारे पास टेक्स्ट मटेरियल क्या होता है सर, क्वेश्चन बैंक ये भी बच्चों के ज्ञान को बढ़ाएगा सर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन बैंक होते हैं। क्वेश्चन बैंक से क्या होता है, बच्चे को सोचने समझने का और ज्यादा मौका मिलता है, और बच्चे के कंसेप्ट और ज्यादा गहरे होते हैं। ठीक है सर। इसके बाद फिर ये तो बात हुई हमारे पास टेक्स्ट मटेरियल्स, मतलब कितनी प्रकार के टेक्स्ट वाले रिसोर्स का हम लोग उपयोग करते हैं, सहारा लेते हैं। अब आते हैं इवैल्यूएशन इन साइंस पेडागोजी, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव डोमेन,
एक एक करके सारे शब्दों का मैं मतलब आपको समझाऊंगा मेरे भाई। अभी जो आप सभी के सामने लिखा हुआ है, अभी तक मैंने इनका उस प्रकार से मीनिंग, उस प्रकार से मतलब नहीं समझाया, एक एक करके बताऊंगा। अभी जो टर्म लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी टर्म केवल इंग्लिश में लिखी हैं। अभी तक जो दिखाई दे रही है आपको टर्म्स लिखी हुई, ये सारी इंग्लिश में लिखी है मेरे भाई। लेकिन इन सारी की सारी टर्म्स को मैं आपको समझाऊंगा अभी, और इसके बाद फिर रिमेडियल टीचिंग भी अपना बचा हुआ अभी तो, है ना। फिर प्रॉब्लम्स जो है साइंस के अंदर, वो प्रॉब्लम्स भी आप समझोगे। तो चलिए शुरुआत करें हम इस चीज के पढ़ने की। मैंने कहा इवेल्युएशन इन साइंस पेडागोजी, कॉग्निटिव इवेल्युएशन, साइकोमोटर इवेल्युएशन, अफेक्टिव डोमेन्स। आ जाइए एक एक करके इनके मतलब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूं। अभी केवल चैप्टर का नाम बताया, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। सबसे पहला फैक्टर लिखा हुआ है कॉग्निटिव। मैंने क्या कहा, इवेल्युएशन इन साइंस पेडागोजी, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। तीन शब्द हैं, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। डोमेन का मतलब कुछ नहीं है, डोमेन तो एक टर्म होती है। जैसे आप कई बार यूट्यूब पे अगर कोई नाम खरीदते हो, कोई वेबसाइट का नाम खरीदते हो, बोलते हो डोमेन खरीद लिया क्या भाई, हाँ डोमेन खरीद लिया। तो डोमेन से कोई खास मतलब नहीं विज्ञान में। इन शब्दों का मतलब क्या है वो बताऊंगा आपको मैं। आ जाइए, सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इन साइंस पेडागोजी, विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंदर इवेल्युएशन मतलब उस शिक्षण शास्त्र की जो स्किल है उसको बढ़ाना, बढ़ाने के तीन तरीके, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। सबसे पहला आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र। मतलब वैसे है ना, जब हम विज्ञान या कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो वहां पर हम जब डोमेन शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो डोमेन का मतलब एक क्षेत्र हो जाता है। हाँ भाई, साइंस के अंदर कौन कौन सा डोमेन है, एक क्लासिकल डोमेन है, मतलब हम 1990 से पहले की बातें पढ़ते हैं। एक मॉडर्न डोमेन है, मतलब 1990 की बाद की बातें पढ़ते हैं। तो डोमेन मतलब एक पार्टिकुलर किसी समय के साथ भी जोड़ सकते हैं, पार्टिकुलर किसी टॉपिक जोड़ सकते हैं। हाँ भाई, ये आइंस्टाइन वाले डोमेन पढ़ो, ये न्यूटन वाले डोमेन पढ़ो। तो डोमेन तो एक शब्द है, वो साइंटिफिक नहीं, वो तो एक कॉमन टर्म होती है। तो अब यहाँ पर पेडागोजी की बात है, पेडागोजी की बात है तो मतलब विज्ञान का जो शिक्षण शास्त्र है उसको सीखने का डोमेन, उसको सीखने का तरीका बोल सकते हो आप। किस किस मेथड से, किस किस डोमेन से आप उसको बच्चों को सिखा सकते हो। पहला कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र उस मानसिक कौशल या ज्ञान को संदर्भित करता है जिसे विद्यार्थी सीखने के दौरान प्राप्त करते हैं। इसमें याद करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और रचनात्मकता जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि छात्र वैज्ञानिक तथ्यों, अवधारणाओं और सिद्धांतों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और इसे समस्याओं को हल करने में कितनी प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, कॉग्निटिव डोमेन का मतलब सीधा सा आपकी दो चीजों से है। मतलब विज्ञान का जो शिक्षा शास्त्र है, विज्ञान की पेडागोजी, साइंस की जो पेडागोजी है, उसके अंदर मैंने कहा तीन डोमेन। पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है, देखो मान लो आपके पास में एक व्यक्ति आया और उसने आकर के धीरे से आपके कान में कहा कि सुन भाई, कोई एक व्यक्ति काम कर रहा था, चलो इसको छोड़ो, तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त खड़े खड़े बातचीत कर रहे थे, और एक दोस्त आपके तीन में से पिछले ही दिन क्या हुआ कि वो जीरो पे आउट हो गया, और जीरो पे आउट हो गया। आज आप तीनों मिले तो आपने डिस्कशन शुरू किया। उस दोस्त ने कहा कि यार उस पे जो पिच थी ना, वो पिच पे ओस गिरी हुई थी जिसके कारण बॉल फिसल गई, इसलिए मैं जीरो पे आउट हुआ। आपके दोस्त ने तुरंत आपके कान में क्या कहा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऐसा बोल दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो बोलोगे क्या भाई नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अरे हम तो क्रिकेट की बातें कर रहे हैं मेरे भाई, तो कहाँ से क्या बोल रहा है। दूसरा तरीका आप ये समझ सकते हो कि अच्छा ये कहना चाह रहा है कि इसको क्रिकेट खेलना आता नहीं है, बहाने बना रहा है कि वह पिच गीली थी या फिर ओस पड़ी हुई थी। इसका मीनिंग तो यही है ना, उसने कहा तो यही है। ऐसे ही बच्चों को जब टीचर पढ़ाता है
तो टीचर पढ़ाएगा तो एक्चुअल में टीचर क्या सिखाना चाह रहा, टीचर कुछ और सिखाना चाह रहा। टीचर ने एग्जाम्पल दे दिया बच्चों को, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो कोई बच्चा कह रहा है कि सर नाचने की बात कह रहे हैं, एक बच्चा समझ गया कि हाँ सर एग्जाम्पल दे रहे, कौन सी बात को समझाना चाह रहे हैं। तो ये होता है कॉग्निटिव डोमेन, मतलब बच्चों को ये स्किल, बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलपमेंट करना, बच्चों के अंदर ऐसी स्किल डेवलपमेंट करना कि बच्चे हर चीज को केवल याद ना करें, उसको गहराई से समझें, और गहराई से समझ के बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो, आर्ट डेवलपमेंट हो। इसी को बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। मतलब बच्चों को शिक्षण शास्त्र करने के अंतर्गत पहला क्षेत्र आता है कि बच्चों के अंदर ऐसी कॉग्निटिव क्षमताएं विकसित की जाएं ताकि प्रभावी ढंग से लागू हो सके बातें। दूसरा, अच्छा, अब ये कॉग्निटिव डोमेन जो होता है ना बच्चों के अंदर, मतलब ऐसी गहराई से समझने वाली जो क्वालिटी विकसित करनी है, उसके लिए क्या करना होता है, उसके तरीके क्या है मेरे भाई। उसके कुछ तरीके आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। उसके तरीके हैं, पहले तो उसके तरीके हैं कि बच्चों को बार बार याद करवाया जाए, है ना, बच्चों को पहले तो बार बार याद कराया जाए, फिर बच्चों को समझाया जाए। जानकारी, आपने बच्चों को कोई जानकारी दी है तो फिर उस जानकारी को आप समझाएं, और फिर बच्चों को उस जानकारी को लागू करने के लिए कहें। लागू करने के बाद फिर बच्चों को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसको विश्लेषण करने के लिए कहें, मतलब बच्चों ने जो डाटा प्राप्त किया उसको विश्लेषण के लिए कहें। फिर बच्चों को फिर उसका मूल्यांकन करें अलग अलग मापदंड के आधार पर। मापदंड करने के बाद में फिर किसी नए विचार या नए सिद्धांत की रचना कर दें आप, है ना, यही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए विज्ञान परीक्षा जो छात्रों में श्वसन प्रक्रिया का वर्णन करती हो, उसके प्रयोग के लिए डाटा करना, उसकी व्याख्यान करना, मतलब ये कुछ नई चीज नहीं है, अभी जो पीछे मैंने आपको समझाई थी वही है। यानी बच्चों के अंदर किसी भी कंसेप्ट के लिए गहरी समझ विकसित आपको करनी है ना, तो गहरी समझ विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पैटर्न आपने बच्चों के साथ फॉलो करना पड़ेगा। पहले बच्चों को आप कोई भी तथ्य है जो ज्ञान है वो प्रदान करेंगे, प्रदान करने के बाद फिर बच्चों को समझाएंगे, उसके बाद बच्चों को लागू करने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर लागू करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें फिर आप बच्चा विश्लेषण करेगा कि ये एक्सपेरिमेंट अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा विश्लेषण करें। विश्लेषण करके फिर आप मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे ने जो किया है वो क्या सही कि गलत है। फिर उसका कंक्लूजन निकल के एक नए तथ्य, एक नए नियम की रचना हो सकती है मेरे भाई। ऐसे ही साइकोमोटर डोमेन, बच्चों को विज्ञान सिखाने के लिए पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था तो अभी आपने पढ़ा कि बच्चों को विज्ञान सिखाने के लिए उनकी गहराई से समझ विकसित करें। दूसरा है कि बच्चों का साइकोमोटर का मतलब होता है कि मानसिक और शारीरिक विकास किया जाए बच्चों का। भाई आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो स्कूल में एडमिशन के बाद में आपको सिर्फ पढ़ाया थोड़ी जाता है, आपको पढ़ाई के साथ साथ वहाँ ग्राउंड में खिलाया भी तो जाता है। तो बच्चे का मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी करें, जिससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ताकि बच्चा अपने शरीर से संबंधित या दूसरों के बॉडी से संबंधित, दूसरे जीव जंतुओं के शरीर से संबंधित गहराई से जानकारी हासिल कर सके और समझ सके। चलिए, यानी मानसिक शारीरिक क्षेत्र में शारीरिक कौशल, समन्वय और शरीर का उपयोग करके कार्यों को पूरा करना शामिल होता है। विज्ञान शिक्षा में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि विज्ञान में अक्सर छात्रों को प्रयोग करने, मॉडल बनाने और व्यवहारिक गतिविधियों में भाग लेने की आवश्यकता होती है। मानसिक शारीरिक क्षेत्र में मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि छात्र विज्ञान से संबंधित शारीरिक कार्यों को कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं, जैसे प्रयोग करना, वैज्ञानिक उपकरणों। मतलब बच्चों को सिर्फ क्लास में बैठा करके पढ़ाना ही नहीं है, उनको शारीरिक तौर पे भी उनको कुछ काम करने के लिए बोला जाए। जैसे कि एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट भी विज्ञान के अंतर्गत ऐसे हो जिसमें शारीरिकता इन्वॉल्व हो। ठीक है सर। तीसरा डोमेन आता है, अच्छा ये बातें जो जस्ट आपके सामने लिखी हुई हैं यहाँ पर, अब शारीरिक, आपने जो साइकोमोटर कहा, मानसिक शारीरिक दोनों ही विकास करना बच्चे के, मतलब बच्चों को इस प्रकार से विज्ञान सिखाना कि जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही एक्टिविटियां हों। तो इसके लिए भी कुछ मैंने आपको ये बताया हुआ है, तरीका बताया हुआ है। ये तरीका आप पढ़ लेंगे, इसके अंदर कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं, जस्ट लिखा हुआ है कि बच्चों को किस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है भावनात्मक क्षेत्र, यानी इसका मतलब है सर
भावनात्मक क्षेत्र में छात्रों को विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण, भावनाएं, मूल्य और दृष्टिकोण शामिल हैं। यह मूल्यांकन करता है कि छात्र विज्ञान के महत्व को कैसे देखते हैं और उसके वैज्ञानिक अध्ययन में रुचि और सहयोगात्मक रूप से काम करने के कितने सक्षम हैं। भावनात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन छात्रों की प्रेरणा, उत्साह और वैज्ञानिक अवधारणाओं को सीखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मापने से करता है। यानी जो तीसरा बच्चों को विज्ञान सिखाने से रेलिवेंट जो तीसरा क्षेत्र है, इसका मतलब है कि बच्चों के अंदर भावनात्मक रुचि, भावनात्मक दृष्टिकोण, विज्ञान को सीखने के प्रति डेवलप करना। ठीक है भाई। अब ऐसा करने के लिए आपको कुछ 3-4 स्टेज हैं, 3-4 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। जैसे स्वीकार करना, यानी छात्र नए विचारों को सुनने और ध्यान देने के लिए तैयार होता है। तो बोलिए 3-4 स्टेप आपके सामने लिखे हुए हैं बेसिक से, आप इनको कर लेंगे सर। फिर है सर प्रॉब्लम्स इन साइंस पेडागोजी, विज्ञान शिक्षा में समस्याएं आप सभी जानते भी हो, एक बार बताऊंगा तो हो जाएगा। पहली समस्या क्या है सर, विज्ञान पेडागोजी मतलब बच्चों को विज्ञान सिखाने के दौरान क्या क्या समस्याएं हैं। एक तो सर रिसोर्स की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसी बात को थोड़े से मैंने 4-5 लाइनों में लिखा हुआ, एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब रिसोर्स यानी अच्छे किताबों की कमी बोल सकते हो, अच्छे अध्यापकों की कमी भी आ सकती है उसमें, अच्छे मॉड्यूल्स की कमी, एक्सपेरिमेंट ना कर पाना, ये सारी बातें आती हैं। लेक ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर, देखो आ भी गया कि भाई अच्छे और क्वालिफाइड टीचर की कमी। अब आजकल प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप देख लीजिए, जब आप स्कूल में पढ़ के आए थे तो आपको कितने जबरदस्त ट्रेंड टीचर मिले थे, बताइए आप मुझे। अगर आपको बहुत जबरदस्त ट्रेंड टीचर मिले होते तो आज आप मुझसे ना पढ़ रहे होते, क्योंकि जितनी चीजें आप आज पढ़ रहे हो ये स्कूल के सिलेबस में शामिल थी, कुछ चीजों को छोड़ करके। ओवर एम्फेसिस ऑन थ्योरेटिकल लर्निंग, यानी रटने रटाने वाली शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट सेंटर टीचिंग नहीं है, यानी टीचर अपने ज्ञान को ही फेंकते रहते हैं, बच्चे को कैसे सीखना है उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं किया जाता। स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन नहीं है, टीचर सेंटर एजुकेशन है। ये 2 मेथड मैंने पीछे बताए थे आपको। भाषाओं में भी बाध्यता है। कई क्षेत्रों में विज्ञान एक ऐसी भाषा में पढ़ाया जाता है जहां पर बच्चों को भाषा आती नहीं। अब बहुत सारे राज्य भारत के अंदर ऐसे हैं जहां पे साइंस केवल और केवल इंग्लिश में पढ़ाई जाती है बच्चों को, और बच्चे इंग्लिश में वैसे ही कमजोर होते हैं। ये भी एक समस्या है सर। इनएडिक्वेट असेसमेंट मेथड, मूल्यांकन की विधियां भी ठीक नहीं है। जो रिटन एग्जाम्स लेते हैं, मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस वाले एग्जामिनेशन होते हैं, है ना, ये अधिकतर क्या होता है कि इनसे बच्चे की प्रैक्टिकल स्किल का डेवलपमेंट नहीं होता। मतलब अगर स्कूल के अंदर आपका एग्जाम होता है तो स्कूल के अंदर आपका एग्जाम किस प्रकार से होना चाहिए सर? एग्जाम ऐसे ही होना चाहिए कि कुछ एग्जाम थ्योरेटिकल होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल। लेकिन हर स्कूल में कहाँ लागू होता है, और जिस कॉलेज स्कूल में लागू भी है तो वहां पर भी कॉलेज वाले पैसा वैसा लेकर के सब कुछ मैनेज कर देते हैं आपका। तो मूल्यांकन का तरीका भी गलत है। बच्चे को पिछली क्लास से अगली में कैसे किया जाए वो भी चीजें हैं। नए टीचिंग मेथड्स जो हैं उन पे भी विरोध है सर, है ना। बहुत सारे टीचर्स और स्कूल हैं वो नए शिक्षा बच्चों को शिक्षा देने के जो नए नए मेथड्स हैं उनका विरोध करते हैं, क्योंकि मेहनत उनकी भी लगती है सर उसमें। ओके सर, अब समाधान क्या है भाई? सुधारात्मक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा में सुधारात्मक शिक्षा, रेमेडीज क्या है, यानी रिमेडियल टीचिंग। जितनी भी समस्याएं हैं अब उन समस्याओं का समाधान। पर्पज ऑफ रिमेडियल टीचिंग, सुधारात्मक शिक्षा का उद्देश्य। The main goal of remedial teaching is to help students who are facing difficulty in grasping scientific concept or performing specific task. Remedial teaching का मतलब जैसे नहीं होता कई बार कि आजकल स्कूलों के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे सेशन अरेंज किए जाते हैं जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट आता है और लगभग हर क्लासरूम में जा करके बच्चों से बात करता है। ये रिमेडियल ही है। लेकिन ये चीज़ एक प्रॉपर एक साइकोलॉजिस्ट की बजाय अगर हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में बच्चों के साथ इसी प्रकार के साइकोलॉजिकल सेशंस अरेंज करे वो ज़्यादा बेटर होगा। तो रिमेडियल टीचिंग का मतलब यही होता है कि किसी भी कारण से बच्चा अगर जो उसको सिखाया जा रहा है उसको ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, उसको गेन नहीं कर पा रहा है सर, तो फिर जो बच्चे को हम जिस प्रकार से ट्रीट करते हैं उसको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसको रिमेडियल टीचिंग बोलते हैं। बाय यूजिंग सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, टारगेटेड प्रैक्टिसेस एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, रिमेडियल टीचिंग हेल्प स्टूडेंट स्ट्रेंथन देयर अंडरस्टैंडिंग। ये सारे जितने मेथड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक्सप्लेनेशन, टारगेट, प्रैक्टिस करवाना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, रिमेडियल टीचिंग, ये सारे के सारे क्या करते हैं, बच्चे के सीखने की कला को मजबूत करते हैं।
जैसे एक स्टूडेंट है वो स्ट्रगल कर रहा है न्यूटन के नियम से, तो रिमेडियल टीचिंग में क्या होगा, रिमेडियल टीचिंग में रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स दिए जाएंगे बच्चे को, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, मतलब टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होकर के बच्चे को ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा कि न्यूटन ने ऐसा कहा था। ये होता है रिमेडियल टीचिंग। कुछ मेथड्स हैं, कुछ सिंपल से ट्रिक हैं, तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चों को रिमेडियल टीचिंग सिखाई जा सकती है। मतलब बच्चे को सीखने में जो समस्या आ रही है तो उसका समाधान रिमेडियल टीचिंग कहलाता है। और रिमेडियल टीचिंग में आप टीचर को क्या करना होता है, कंसेप्ट को सिंप्लीफाई, बच्चे को पर्सनली इंस्ट्रक्ट करना होता है और बच्चे को विजुअल एड्स या डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल से सिखाना होता है। ये होती है सर, ऐसी प्रैक्टिकल एक्टिविटी करनी होती है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो पीयर ट्यूटरिंग होती है। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर स्टूडेंट जहाँ जहाँ स्ट्रगल कर रहा है वहीं पर बच्चे को उसके सहपाठियों का सहयोग प्रदान किया जाए। रेपिटेशन और रेनफोर्समेंट, मतलब बार बार अवधारणाएं जो हैं, जैसे कि सपोज करिए कि बच्चा किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करा, याद करने की कोशिश करा, पहली बार में उसको अटपटी लगती है, तो बच्चे को एक बार की बजाय बार बार उन सारी चीज़ को दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए एनकरेज किया जाता है। ये भी एक तरीका होता है। बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट अलग, किसी बच्चे को एक ही बार चीज़ें पढ़ते याद हो जाती हैं, किसी को सर एक बार में नहीं होती, तो बार बार उसको रिपीट करने के लिए एनकरेज किया जाए। इंपॉर्टेंस क्या है सर रिमेडियल टीचिंग का, इसका महत्व क्या है, तो वह महत्व आप समझ गए होंगे जहाँ तक मेरा अनुमान है। सुधारात्मक शिक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी छात्र पीछे ना छूटे। ये वैज्ञानिक अवधारणाओं की गहरी समझ को बढ़ावा देने में मदद करती है, जिससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है, शैक्षिक प्रदर्शन सुधरता है। यही सारी फलाना जितनी बातें अभी तक आपने पढ़ी हैं, उन्हीं बातों को लास्ट में लिखा है कि भाई ये रिमेडियल टीचिंग का बेनिफिट क्या, चैलेंजेस क्या है, इसके अंदर क्या क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियां भाई रिमेडियल टीचिंग का मतलब हर बच्चे के ऊपर कंसंट्रेट करना, सीधी सी बात है, उसकी समस्याओं को सोल्व करना। समस्या क्या, बड़े बड़े क्लासरूम होते हैं सर, समय निश्चित होता है ना, स्टूडेंट को लगातार मोटिवेट करके रखना पड़ता है, और साथ में रिसोर्स की भी कमी है हमारे पास। तो ये चुनौतियां हैं सर जो बच्चों को करते समय आती है हमें, ये हिंदी में लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बच्चे? तो ये था भाई आपका सेशन, जो लगभग हमारा 2 घंटे के आसपास का सेशन हुआ है। और जो आप सीटेट, एचटेट, बीटेट, रीट, यूपी टेट, बिहार टेट, जितने भी टेट के एग्जाम देते हो और पेडागोजी साइंस सब्जेक्ट की, उसके अंदर इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। जिस बच्चे ने सेशन पूरा कर भी लिया है तो उसको ये बात समझ में आ भी गई होगी मेरे भाई। तो यहाँ से आप कंसेप्ट करें पेडागोजी के। बाकी आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, सीटेट की करते हो, एचटेट की करते हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो बच्चे, संसारम एप्लीकेशन के ऊपर आपकी हर समस्या और एग्जाम का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और बुक्स वगैरह से रेलिवेंट जितनी प्रकार की रेमेडीज आप सभी को होती होगी, प्रॉब्लम्स होती होंगी, उन सब का भी सॉल्यूशन आप सभी के लिए तैयार कर दिया गया है। तो चलिए बच्चे, मुलाकात होगी आप सभी से अगले एक सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।